फैक्ट अब ये कहते हैं क्योंकि शुरू में 2 साल में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, दिमागी विकास। उसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन भी सीखता है, भाषा सीखता है। तो उसमें अगर आपने बच्चे के सामने गैजेट्स इंट्रोड्यूस किए तो उसके हेल्थ को, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। तो शुरू के 2 साल में आपने कोई स्क्रीन बच्चे को दिखानी ही नहीं है। जो बच्चों के लिए वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह मार्केट में आता है, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। एनर्जी मतलब सिर्फ चीनी एनर्जी होती है, उसमें कैफीन डाल दिया आपने। कैफिनेटेड ड्रिंक्स तो हम ये कहते हैं 10 साल से छोटे बच्चे को देनी ही नहीं है। तो जो हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा वो सब नहीं। क्यों देना है आपने हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा? क्योंकि उसमें आप विटामिन डी अगर आपको लग रहा है कभी कम है तो विटामिन डी के ड्रॉप्स दीजिए। उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीनी आप देखेंगे आप बच्चे को दे रहे हैं टेस्ट के रूप में, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। चिप्स वगैरह इतना सस्ता है, इनफैक्ट आप देखेंगे फल और सब्जियां दूध दही से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो बच्चे को 5 रुपये के एक चिप्स देना बहुत आसान है। आपको लंच के लिए एक पूरा रोटी पराठा बनाने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक पैकेट मैगी उबालने में मेहनत कम लगेगी। तो इसलिए आसान भी और सस्ता भी है। तो जंक फूड में मुझे लगता है इतना टैक्स होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो सोशल मीडिया को आप यूज़ करें, उसमें कोई वो नहीं है, पर आई थिंक वो टैलेंट बेस्ड होना चाहिए। कोई भी जब आपके उसमें टैलेंट है, अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे सिंगर हैं, डांसर हैं, तो यूट्यूब एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। और वो एक बुरा करियर नहीं है आप प्रोवाइडेड, लेकिन वो इतना लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप एक हाई में गए, फिर कुछ समय के बाद आप कुछ नहीं है और कुछ नहीं कमा रहे हैं, फिर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें पेरेंटल गाइडेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये मेरे बच्चे के लिए सस्टेनेबल है। और सस्टेनेबल नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनाएं, एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो बच्चा बाद में इसको इतना फेम के बाद अचानक से उस चीज़ को फेस कर पाए। सस्टेनेबल फ्यूचर, कुछ टैलेंट बेस्ड चीज़ें ही लाइफ लॉन्ग चलती हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ हो रहा है बेबी सिटिंग के लिए। तो काफ़ी बार वो टीवी के सामने ऑन किया, बच्चे को बैठा दिया और आप घर का काम करते रहे। तो इसकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन काफ़ी डिलेड है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जब बच्चा सो जाए तब आप दोनों मिलकर काम कीजिए, पर बच्चे को स्क्रीन टाइम बेबी सिटर के रूप में मत यूज़ कीजिए। ये पीडियाट्रिक्स होता क्या है और वो डॉक्टर काम क्या करता है, वो एक बार आप अगर थोड़ा सा समझा हमारे दो। इसमें जो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप को हम कहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है तब से लेके 18 साल तक के बच्चों को पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मानते हैं। तो उसमें क्योंकि काफ़ी बार बच्चों का जो एक तो जैसे हर 18 साल से ऊपर बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है, तो वज़न बच्चे की ग्रोथ, कोई भी अडल्ट जो मेडिसिन वाला देखता है बंदा, तो उनको ये नहीं देखना होता कि कोई बढ़ रहा है कि नहीं। हमें ये देखना होता है कि बच्चे का शरीर भी बीमारियों के अलावा उनकी ग्रोथ दिमाग की और शरीर की हो रही है कि नहीं। और बहुत रैपिडली बच्चा चेंज होता है, उसके शरीर का कॉम्पोजिशन भी, उसकी बीमारियाँ भी, उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी। तो बहुत डायनामिक सा ब्रांच है। दूसरा फिर यह है कि इसमें जैसे बड़ा इंसान बताता है क्या हो रहा है, और 5 साल से छोटे बच्चे में इट्स कम्प्लीटली आप गेस कर रहे हैं, बच्चा कुछ भी नहीं बताता है। और 1 साल से छोटे बच्चे को तो कुछ न बोल सकता है न कुछ भी कर सकता है। तो आपको मतलब एक आपको इंट्यूशन होना चाहिए, आपको इसमें इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप बच्चे को देख कर भांप के आप उसका बीमारी का पता लगा सकें और जांच कर सकें। दूसरा उसमें ये भी कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। जैसे बड़े आदमी को अगर 3 दस्त हुए, 4 उल्टियाँ हो गई, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो घर में लेटा रहेगा, 2 दिन कुछ नहीं करेगा, तो भी चौथे दिन वो ठीक हो जाएंगे। और बच्चों में हो सकता है वो 3 उल्टी 4 दस्त के बाद शॉक में चले जाए, डिहाइड्रेशन में चले जाए, किडनी फेल हो जाए। तो बच्चों में वही 2 या 3 बीमारियां, बच्चे ने 6 घंटे दूध नहीं पिया, छोटा बच्चा है, तो 7वें घंटे हो सकता है आपको उसको बचाना मुश्किल पड़ जाए। तो बच्चों में बहुत इमोशंस भी पेरेंट्स के ज़्यादा जुड़े होते हैं, बच्चे नाजुक होते हैं, तो एक अलग सा फील्ड है। तो और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, उस हिसाब से बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। पर जब बच्चे ठीक भी जल्दी होते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन में। काफ़ी बार आपको लगेगा बच्चा बिल्कुल मरता मरता आया है, पर वो जब घर जाते हैं तो काफ़ी बार बिल्कुल रिकवर करके जाते हैं। तो एक बहुत रिवॉर्डिंग ब्रांच भी है। जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे के पैदा होने से लेकर 18 ईयर तक का कहीं पर को, तो छोटे छोटे लोगों के क्वेश्चन होते हैं बच्चों से रिलेटेड और बहुत सारे मिथ होते हैं उसमें कहीं पर को। जैसे कोई जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के 6 महीनों पे ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं खिलाना चाहिए। ये तो देखिए इस इज़ समथिंग, मतलब ये इसके बारे में तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है हमारे वहाँ जो 6 महीने से छोटे बच्चे एडमिट होते हैं वो 100% वही होते हैं जो ऊपर का दूध पी रहे होते हैं। कोई माँ के दूध वाला बच्चा आप देखेंगे भर्ती होगा तो 2 या 3 दिन वो ठीक होके जाता है। सारे बच्चे जो सीरियस होते हैं वो 100% ऊपर के दूध वाले होते हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऊपर वाले ने दे रखी है, उसको हम छोड़ के हम लोग बॉटल का फीड दे रहे हैं, डिब्बे का दूध दे रहे हैं, गाय का दूध दे रहे हैं।
और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय कब से चली आ रही है, तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक को एम्फोसाइज़ करनी है। काफ़ी बार ये होता है कि मदर अंडर कॉन्फिडेंट होती है, कभी कभी दूसरा हमें लगता है कि देखिए माँ बहुत पढ़ी लिखी है, इसको ब्रेस्ट फीडिंग आती होगी, इनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, या इनका इतना बड़ा परिवार है। पर काफ़ी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग में मदद की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को नहीं पकड़ पाती, वो चाहती हैं ब्रेस्ट फीड करना, पर बच्चा इतना आसानी से, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है कि माँ को अपना दूध पिलाना, हमें लगता है कि ये तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ आती होगी, पर ऐसा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारी मदर्स, चाहे वो बिल्कुल गांव के संदर्भ में हो जहाँ उनके घर में 4-5 बच्चे हों, या बहुत बड़ी डिग्री, मतलब डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, उनको भी आप देखेंगे काफ़ी बार ब्रेस्ट फीडिंग में मदद लगती है। तो हमें ये बस ज़रूर देखना चाहिए कि अगर वो हेल्प ले लें तो बच्चा छाती से लग जाता है, और जो बच्चा माँ की छाती से लग गया वो 6 महीने तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका IQ अच्छा होगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, बाद में दमा नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा। मतलब इसके तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जितना हम इसे बताएं उतना कम है, और ये फिर भी इतना कम प्रैक्टिस होता है। मतलब इसके मैं ये बताएं, सारे बच्चे हमारे वहाँ जो एडमिट होते हैं, कभी आप ये देखेंगे कि जो बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर है वो कभी यूजुअली वो एडमिट नहीं होता, वो हल्की फुल्की दवाइयों से रिकवर कर जाता है, और होगा भी तो वो ठीक होके जाएगा। वो जो सीरियस होते हैं वो सारे बच्चे बॉटल फीड वाले हैं। तो जो स्टार्टिंग के 6 मंथ हैं बच्चे के, उस पे उसको माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं, जैसे कुछ दवाइयाँ, कभी विटामिन D हम लोग देते हैं तो वो दे सकते हैं, कभी सर्दी खांसी हुई कुछ हुआ तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी, उसको छोड़ के मतलब घुट्टी, हाँ बचपन में वो बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि उससे फिर बच्चे को नींद आती है। ज़्यादातर घुट्टी वगैरह में ये लोग कुछ अल्कोहल वगैरह ऐसा मिला के देते हैं कि बच्चा सोता है और बच्चे का पेट भरता है, तो घुट्टी भी, शहद भी, ऊपर का कई दूध, जगह शहद भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यहाँ मैंने देखा, यहाँ पर शहद बहुत देते हैं, और एक गाय, वो चाय वगैरह भी बहुत देते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं देना है। और कभी कभी कहें कि हम 2-3 बार घर की गाय है तो थोड़ा थोड़ा दूध गाय का दे रहे हैं, तो वो थोड़े थोड़े से ही गड़बड़ होती है, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और मतलब ये जो माँ के दूध पे जो बच्चा पलता है वो कभी सीरियस नहीं होगा, और इतनी अच्छी ग्रोथ होती है उसकी कि आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे कितना आप महंगा दूध खरीद लीजिए। 900-1000, मतलब एक 900 सबसे महंगा जो डिब्बा आता है वो लगभग 900 रुपये का आता है। फॉर्मुलेटेड मिल्क की बात कर रहे हो? हाँ, फॉर्मूला मिल्क। तो वो बच्चे भी जो उतने महंगे दूध पीते हैं वो भी माँ के दूध पीने वाले बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो माँ के जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसकी ग्रोथ हर बच्चे से बेटर होती है। तो जो मार्केट में फॉर्मूला मिल्क आता है वो बच्चों के लिए अनहेल्दी नहीं, है? बिल्कुल नहीं, कब वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि आप उसको, उन्होंने कोशिश की है माँ के दूध के बराबर बनाने की, तब भी उसमें सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स वो नहीं ला पाए हैं। माँ के दूध के जितना जितना क्लोज आते जाए उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो इतनी अमृत सी चीज़ है माँ के दूध में कि इतना महंगा डिब्बा होके भी उसमें वो सारी माँ के दूध की चीज़ें नहीं ला पा रहे, तो उसके बराबरी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और इनफैक्ट जो बॉटल फीड वगैरह जो जो ऊपर का हम दूध देते हैं, थोड़ा फैट वगैरह ज़्यादा होता है, वो बच्चे बाद में जाके फिर एकदम मोटे होते हैं, तो कोई बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है वो। कभी कभी देखिए किसी की माँ नहीं है, इस प्रकार का कारण हो गया, तो ऐसे में ज़रूर हमें देना पड़ता है, या किसी ने अडॉप्ट किया हो बच्चा, या फिर मदर एंटीसाइकोटिक या एंटी कैंसर दवाइयों में हो, ये 3-4 कारण छोड़ दीजिए तो ऊपर का दूध नहीं देना चाहिए बच्चे को। तो माँ के दूध ही इस टाइम पीरियड में फिर मदर की सिर्फ जो माँ का दूध। न्यूट्रिशन वगैरह होंगे वो हाँ, भी माँ बड़े का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम कहते हैं बच्चों के शुरू के जो 1000 दिन होते हैं उसमें से आप सोचिए 9 महीने, लगभग 279 डेज तो बच्चे माँ के पेट के अंदर होते हैं। उसके बाद 700-750 दिन शुरू के जो 2 साल होते हैं, तो इस दौरान जो बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसमें माँ का न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 महीने तो बच्चा माँ के पेट के अंदर पला है, उस दौरान उसका दिमाग भी बना है, शरीर भी बना है। तो उस दौरान अगर आपने माँ को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दिया और बच्चा कुपोषित निकला, तो बाद में जाके वो बच्चे, उसको कहते हैं बार्कर्स हाइपोथीसिस है, तो अगर माँ को हमने पर्याप्त खाना नहीं दिया, हम कहते हैं 9 महीने अगर आपने माँ को अच्छे से खाना दिया हो तो कम से कम 11 kg बच्चे का वेट गेन होता है, और माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा हो, आपने उनको जैसे ना कुछ जैसे B12 वगैरह, मतलब फ्लैट जो बादाम अखरोट ऐसी भी चीज़ें देनी चाहिए, और आयरन वाली चीज़ें देनी चाहिए। अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा हो, वज़न अच्छा बढ़े, तो बच्चे का वेट अच्छा होता है। और बच्चे का वेट अगर कम हो तो उस बच्चे को जाके वो शुरू में छोटा सा निकलता है, 2 किलो का, 2.2 ऐसे kg का निकलेगा, और जब तक वो 40 साल में होगा उस बच्चे को उस समय के कुपोषण की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है। हम कहते हैं ना कि इसको इतनी अचानक से हार्ट अटैक आ गया 40 साल में ही, 40-45 ईयर्स में, छोटे से होंगे पर इतना बड़ा पेट होगा, तो वो सब माँ के अंदर के पेट का कुपोषण है, तो उसका इतना लाइफ लॉन्ग इफेक्ट है। और शुरू के 2 साल में 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है, और ये देखा गया है कि जिस बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस, मतलब शुरू के 2 साल में अपने आप उसको बहुत अच्छा पोषण दिया,
उसका सर का साइज़ अच्छा है, हाइट अच्छी है, तो वो आगे जाके बाकी बच्चों से लंबा भी होगा और उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो 12th में ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो आप ये सोचिए 2 साल में आपने खाना अच्छा दिया और वो बच्चा कम से कम मान लीजिए 60-70 हज़ार कमा रहा है, उसको आपने खाना कम दिया, उसका हेड सर्कम्फ्रेंस कम है, हाइट कम है, हो सकता है वो 15-20 हज़ार ना कमा पाए। अच्छा खाना क्या कह रहे हो आप? अच्छा खाने में हम लोग ये कहते हैं, एक हम कहते हैं जैसे बच्चे के उसमें हम कहते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं खाने को हम लोग लगभग मतलब हम लोग छोटे बच्चों के लिए हम 7 टाइप में डिवाइड करते हैं खाना। तो उसमें हम एक कहते हैं एक बड़ा चंक होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे आ गया आपका आलू, स्वीट पोटैटो, गेहूँ, चावल, तो ये हो गए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, तो एक ये फूड होना चाहिए। दूसरा प्रोटीन वाला फूड है, तो उसमें आ गए आपके दाल हो गई और अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये सब हो गया। तीसरा होता है अंडा, चौथा होता है दूध और दूध के आइटम्स जैसे दूध, पनीर, घी, मक्खन, पांचवा होता है मीट, फिर छठा होता है हरी सब्जियां और सातवां होता है पीली हरी सब्जियां जिसमें विटामिन ए होता है, जैसे गाजर है, आम है, पपीता है। तो हम ये कहते हैं 7 फूड आइटम हैं और 2 साल से छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध। तो इन 7 में से डेली कम से कम 5 फूड आइटम्स होना चाहिए। तो ऐसा हम लोगों को उसमें एक थोड़ा सा ये है कि जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चे के लिए, सुबह हमने दलिया बनाया, शाम को फिर से दलिया बना दिया, तो बच्चे का आपने आपको कार्बोहाइड्रेट तो पूरा दे दिया और प्रोटीन और कैल्शियम दे दिया, पर बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले ही नहीं, और वो भी बच्चे के उसमें हाइट, आँखों की, ब्रेन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो डाइवर्सिटी हमारे इसमें सबसे ज़्यादा जो लैकिंग है, या तो खिचड़ी बना रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 6 महीने तक सुबह रूटीन है, डॉक्टर साहब हम सुबह खिचड़ी बनाते हैं, शाम को दलिया, तो उसमें कोई सब्जी नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई अंडा, दूध, पनीर नहीं है। और ये जो हम कहते हैं ना अखरोट बादाम, अब अखरोट बादाम नहीं है तो तरबूजे खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, कोई भी सीड्स, दालें कम हैं। तो हम जो डाइट दे रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट दे रहे हैं। इसीलिए इंडिया आप देखिए हमारे फूड के चॉइसेस इतने गलत हैं कि आज इंडिया जो है सबसे, हमारा कहते हैं कुपोषित देश भी है, पर सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे भी इंडिया में हैं। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं अभी, सबसे ज़्यादा दुनिया में डायबिटिक्स इंडिया में है, क्योंकि हमारी फूड चॉइसेस ही गलत हैं। शुरू से आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खिला रहे हैं, रोटी, पोहा, मतलब प्रोटीन वाली डाइट, डाइवर्सिटी पर जोर ही नहीं है। तो रेनबो डाइट कहते हैं हम, खूब सारे अलग अलग कलर्स होने चाहिए, थोड़ा सा सफ़ेद मतलब दूध, पनीर, घी, मक्खन, उसका एक आइटम, थोड़ा अगर आपने उसको अनाज दिया है तो साथ में दालें ज़रूरी हैं, प्रोटीन ज़रूरी है, हरी सब्जियां भी दी हैं तो लाल पीले टमाटर ये सब भी होने चाहिए, थोड़ा सा नट्स वगैरह भी होने चाहिए उसको तो पीस जैसे के। बच्चे की लाइफ में ये अनाज वगैरह कौन सी किस एज से शुरू होता है? तो देखिए 6 महीने तक तो माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा पोषण है, तो 6 महीने के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो 6 मंथ एक ऐसा टाइम है जब आपने अन्नप्राशन कर देना चाहिए। और हमारे उसमें ट्रेडिशनली भी आप देखेंगे 6ठे महीने में करते हैं, तो ये आप उसके इस ये हमें बताने इंडिया में टफ नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें अन्नप्राशन इसी महीने में किया जाता है, तो हम लोग उसको 6 महीने के आसपास खींचते हैं, 5वें महीने में करते हैं। तो हम लोग गर्ल्स के 5वें महीने में हाँ, तो करते हम लोग हैं क्या कुछ। करते हैं अब 6 महीने के आसपास ले आते हैं उसमें, और 6 मंथ्स पे हम लोग लगभग 2-3 दिन पहले करवा के हम शुरू करते हैं। तो हमारे ये उसमें कल्चर में ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर आप ऐसे ही बताएं, तो हमारे इसमें ट्रेडिशनली भी 6 महीने में करते हैं। बस हमें ये बताना है कि आपको सिर्फ जैसे ये नहीं, सिर्फ गाय के दूध से अन्नप्राशन नहीं करना है, खाना ही देना है। इनफैक्ट हमारे उसमें अन्नप्राशन में आप देखें सारी चीज़ें रखते हैं, तो वही हमें शुरू करनी है। तो शुरू में बस ये कि शुरू में हम देते हैं पेस्ट जैसा बनाते हैं, फिर 6 से 8 महीने के बीच में बच्चा थोड़ा थोड़ा मुँह चलाने लगता है, फिर तब तक थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाना चाहिए, जैसे आलू के बड़े टुकड़े, सेब का बड़ा टुकड़ा देना शुरू कर दिया आपने, आलू मैश करके फ्रेंच फ्राइज जैसे बना के थोड़े बहुत देने शुरू कर दिए, तो उस समय फिर आप थोड़ा बच्चे को जीभ चलाने दें। और 1 साल तक जो घर में बन रहा है खाना, वो घर में खाना बच्चे ने शुरू कर देना चाहिए, और धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी है। जैसे आपने पहले 3 चम्मच से शुरू किया, 7 महीने हम कहते हैं आधा कटोरी ले आइए, और 1 महीने में बड़ी कटोरी का 3/4 कटोरी या 1 कटोरी हो जाना चाहिए। तो उसमें मतलब मात्रा भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और डाइवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें हैं कि आपने कम से कम 3 से 5 बार बच्चे को खाना देना है। मात्रा आप शुरू करें 2-3 चम्मच से, तो 7 महीने में आधी कटोरी और 1 साल में 1 कटोरी तक आ जाना चाहिए। और डाइवर्सिटी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी, क्वांटिटी भी और डाइवर्सिटी भी है, तो ये बच्चा आपका अच्छा ग्रो करेगा। कहीं पर भी बोतल के दूध की या फिर जो रेडीमेड सीरियल्स हैं या सेरेलैक है या जो रेडीमेड खाना आता है, इसको हम कहीं इनकरेज नहीं करते। और ये मतलब ज़्यादातर ये गलत आदत डालता है, इससे मोटापा भी बढ़ता है और बच्चे को घर के खाने की आदत नहीं पड़ती। तो हम प्रेफर करते हैं कि घर का खाना बच्चा खाता है तो आगे भी स्वस्थ रहता है। इसमें जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के खाने को लेकर, जैसे हाँ, बच्चों के, उसमें कहीं एक्चुअली पर आधा पीडियाट्रिक तो न्यूट्रिशन है क्योंकि अगर वो खाना पीना अच्छा दे रहे हैं तो बच्चे की शरीर इतना स्वस्थ होता है कि वो हमारे पास बीमारी के लिए कम आता है।
दूसरा उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, वो जल्दी रिकवर करता है। तो खाने पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में दूध को लेके चल रहा है कि इंडिया में दूध को ही सब कुछ मानते हैं बच्चे खाना। हाँ, एक्चुअली दूध में जैसे मतलब शुरू में जैसे बच्चे जो बॉटल फीड करते हैं, आप देखेंगे उनकी ग्रोथ, हाइट, वेट अच्छा होता है, क्योंकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही होती है। पर उनके शरीर में एक तो विटामिन डी कम होने लगता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो बहुत एबनॉर्मल है। तो उनकी हड्डियाँ आप देखेंगे, माथा चौड़ा होगा, पाँव थोड़े से टेढ़े होते हैं, और एचबी बहुत कम होता है, आयरन बहुत कम होता है इन बच्चों का। पेट सूखा रहता है, बिल्कुल बकरी की जैसे लैट्रिन करते हैं। तो गाय का दूध भी बच्चे को आधे लीटर से ज़्यादा नहीं देना है। मान लीजिए बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है वो गाय का दूध ना ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 साल तक उसको सारे कैल्शियम प्रोटीन माँ के दूध से मिल जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं आप गाय का दूध नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा थोड़ा दही खा ले रहा है, घी मक्खन डाल दीजिए आप, वो काफ़ी है। कोई, या फिर आप खीर बना दे रहे हैं, कभी दलिया बना दे रहे हैं, तो गाय का दूध देना ज़रूरी नहीं है। किसी कारण से किसी बच्चे के पास मदर नहीं है तो आप आधा लीटर से ज़्यादा दूध तब भी नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा फिर दिन भर दूध पीता है वो खाना नहीं खाता। और मतलब इससे ज़्यादा दूध तो नहीं देना है किसी भी हालत में, क्योंकि जो बच्चा फिर दूध ही दूध पीता है वो खाना कभी नहीं खाता। एक और इस टाइम पीरियड में होता है जैसे छोटे बच्चों की मालिश वगैरह करते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं ये भी देख रहा था कि ये सारा मैं बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पीरियड में इंटरनेट एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो गया है, तो सबसे ज़्यादा सर्च क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि मालिश तो ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। पर हम लोग जो मालिश कहते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि मालिश एक हमारे कल्चर का बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि उसमें मालिश में बच्चे को स्टिमुलेशन भी मिलता है, बच्चे का शरीर में जाड़ों में टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। पर इसमें हम कहते हैं बस तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो पूरी ताकत नहीं लगानी है आपने, मालिश मतलब पूरी ताकत से बच्चे की हड्डियाँ आप अंदर से इतनी, कभी कभी क्लैविकल फ्रैक्चर तक हो जाता है। तो थोड़ा जेंटल हाथ से, यूजुअली अगर मदर करेगी तो कभी इतने ज़ोर से नहीं करेगी। ट्रेडिशनल मालिश वाली जो आती है वो पूरी ताकत लगा देती हैं, तो बस उसमें है कि ताकत नहीं लगानी है, थोड़ा जेंटल रहना है आपने, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत नहीं है इतनी, आप पूरी ताकत से हड्डी फ्रैक्चर कर दें वो ठीक नहीं है। और साफ़ सुथरा तेल हो, और उसमें से भी जैसे सरसों का तेल हम लोग के वहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी बच्चों को शुरू के 3 महीने में रैश आ जाता है, दाने आ जाते हैं। तो उसमें प्लेन जैतून का तेल है, या गर्मी के मौसम में नारियल का तेल है, इवन घी प्लेन आप यूज़ कर रहे हैं, तो शुरू के 3 महीने में उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और 3 मंथ्स के बाद आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लें। तो मालिश एक एक्चुअली अच्छी आदत है हमारी, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जब पसीना आता हो, जैसे समर्स के समय में पसीना आ रहा हो, तो आप बच्चे के जो ये बगल वगैरह हैं उसको क्लीन रखें, क्योंकि पसीने में और तेल में फिर यहाँ पर दाने, फोड़े, फुंसी होने लगते हैं। स्किन से रिलेटेड डिजीज होते हैं क्या मालिश वगैरह से कुछ ऐसा? उसमें एक्चुअली अगर आपने सफाई नहीं रखी, काफ़ी बार क्या होता है गर्मी के मौसम में आप 2-2, 3-3 बार मालिश कर रहे हैं, बच्चे को नहला नहीं रहे हैं, या फिर वहाँ पसीना कलेक्ट हो रहा है, तो स्किन बहुत नाजुक होती है। तो समर्स में हम कहते हैं आप नहाने से पहले मालिश करें, फिर नहला दीजिए आप। तो जैसे मालिश से हड्डियां बच्चों की मजबूत होती हैं कहते हैं वो? एक्चुअली हड्डियाँ से ज़्यादा, हड्डियों के लिए तो हम ये कहते हैं आप धूप दिखाएं। 11 सुबह 11 से बजे से लेकर 2 बजे की धूप में विटामिन डी मिलता है, और माँ भी अपना कैल्शियम ले, और बच्चों को भी हम थोड़ा बहुत विटामिन डी देते हैं। अगर आपको लग रहा है धूप नहीं मिल पा रही है किसी कारण, आप फ्लैट्स में हैं, छोटे से घर में हैं, धूप नहीं है, तो आप विटामिन डी दे दीजिए। और धूप अच्छी दे पा रहे हैं, आपके घर में धूप है, 11 से 2 बजे के बीच में आप बच्चे को 15-20 मिनट की धूप दे पा रहे हैं, तो फिर आपको विटामिन डी देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर हड्डी मजबूत करने के लिए नहीं है एक्चुअली, वो उससे बच्चे को एक स्टिमुलेशन मिलता है, माँ बाप को उसको फील होता है मुझे प्यार कर रहे हैं, तो वो उसके हाथ पाँव पूरे मूव करते हैं, फिजियोथेरेपी जैसे होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं। और विंटर्स में बच्चे का टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन होता है इससे। बॉडी लोशन वगैरह कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो मार्केट में आता यूज़ है कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं बच्चों में कि जितने कम खुशबू, जितना कम केमिकल्स आपने लगाए। तो प्लेन नारियल तेल, प्लेन ग्लिसरीन बहुत अच्छा होता है। हम लोग के वहाँ नारियल तेल को ठंडा मानते हैं, इसलिए इशू होता है थोड़ा सा। कहते हैं जाड़ों में ठंडा हो जाता है, तो हम कहते हैं जाड़ों में आप घी वगैरह यूज़ कर लें, या प्लेन जैतून का तेल यूज़ कर लें। समर्स में नारियल तेल यूज़ कर लें। 3-4 महीने के बाद सरसों का तेल भी बच्चा टॉलरेट कर लेता है, पर उससे पहले सरसों के तेल से बहुत दाने होते हैं। तो और जैसे बच्चों के एक बड़ा वो पता नहीं क्या है लोगों को कि बच्चे का सर गोल ही होना चाहिए, तो उसको लेके लोगों के दिमाग में प्लैगियोकेफेली होती है। अगर आप बच्चे को एक ही पोजीशन में लेटा रहे हैं तो थोड़ा सर बच्चे का एक तरफ से थोड़ा सा दबने लगता है, तो हम भी प्रेफर करते हैं कि आप बच्चे को रोटेट कर लें, सुलाते समय थोड़ी पोजीशन बच्चे की रोटेट कर लें। तो जैसे वो पिलो वगैरह लगा दे सरसों के, उसका कोई नुकसान नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे का किसी के जैसे फाइबर्स निकल रहे हो, नाक में, मुंह में जाएं। तो ये तो मतलब पोजिशनल प्लैगियोकेफेली कहते हैं हम लोग। तो इसमें बच्चे की अगर आप पोजीशन रख रहे हैं तो शेप अच्छा रहता है सर का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ सिंपल से प्रोसीजर्स हैं जो बच्चे को नुकसान ना करें और शेप वेल राउंडेड रहे, तो थोड़ा अगर रोटेट कर रहे हैं तो उसमें मैंने देखा जो पिलोज यूज़ करते हैं अपने आप बच्चे की पोजीशन के हिसाब से चेंज होते हैं, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रहता है, तो बच्चे को कोई दिक्कत होती नहीं है उसमें। इसी में एक और चीज़ आती है ना, जैसे कि
बच्चों को का विजन कौन से मंथ में होता है? कई जगह कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली एक मंथ। जैसे जब बच्चा पैदा भी होता है तो लगभग उस समय 45 मतलब आप कहिए लगभग 1.5 फीट के अंतर में थोड़ा सा बच्चे को दिखने लगता है, तो विजन उसका कम होता है 6/120, मतलब विजन कम होता है उसका, उसका विजन आने में टाइम लगता है पूरा, पर तब भी वो माँ को पहचान सकता है। तो अगर आप बच्चे के 1 या 1.5 फीट के अंतर में है, जैसे माँ की छाती के लगभग बीच में बच्चा है और माँ उसको देखती है, तो बच्चा उसको फील कर सकता है, उससे पास नहीं, उतने डिस्टेंस में बच्चे को वो देख सकता है। और अगर बच्चा माँ को देखता है, उसके ब्रेन को बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है। माँ को देखना, माँ की लोरी सुनना, हमें लगता है वो फील नहीं कर रहा है, पर ये सब चीज़ें फील करता है। इनफैक्ट हमारे वहाँ जो हम छोटे बच्चों का NICU भी रखते हैं, उसमें जो 1-1, 1.5-1.5 किलो के बच्चे भी हैं, उस पर भी स्टडीज़ हैं कि उनको भी हम बच्चे को माँ की छाती के बीच में रखते हैं, तो माँ को बात करने देते हैं। माँ की छाती का, माँ का जो दूध की वो स्मेल होती है, माँ की बातें होता है, माँ को देखना होता है। उससे आप देखेंगे उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बच्चे का बेटर रहता है। और लगातार अगर जैसे सिर्फ हमारा नर्सिंग स्टाफ रहे, डॉक्टर्स रहें, तो आप देखेंगे हार्ट रेट वगैरह हर चीज़ बच्चे का थोड़ा ज़्यादा रहता है, बच्चा घबराता है। तो इतने छोटे बच्चों को, 1-1 किलो के बच्चों को भी ये चीज़ फील होती है, तो दिखता है उसे, हमारे जितना नहीं और थोड़ा दूरी से, पर दिखता है बेबी को। और माँ की आवाज़ वो फील करता है बच्चा, तो उससे बहुत सारी मतलब कहते हैं अर्ली स्टिमुलेशन है आजकल, कि आज कल मतलब माँ के बराबर तो कोई है ही नहीं, जो माँ जितने प्यार से बच्चे को देख सकती है, तो उसने ज़रूर बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। एक जैसे बच्चों के सोने के बारे में बड़ा रहता है कि बच्चे कितने घंटा सोना चाहिए बच्चों को, या फिर उस एक्चुअली उसमें यह है कि जैसे जब बच्चा शुरू में पैदा होता है, तो उसमें हम कहते हैं 16 to 18 आवर्स बच्चा सोता है, पर एक्चुअली ये हमने अपने बच्चों में भी कभी नहीं देखा। वो इसलिए शायद क्योंकि जितनी शांति चाहिए होती है बच्चे को सोने के लिए, अब हमारे उसमें काफ़ी बार आप देखेंगे, अगर बच्चा मान लीजिए शहर में है और बाहर से थोड़ी थोड़ी देर में हॉर्न बज रहा है, कहीं पर टीवी है, कहीं डोरबेल बज रही है, तो आजकल हम देखते हैं बच्चे थोड़ा कम सोते हैं। बट अदरवाइज़ अगर बच्चा जब पैदा होता है, शुरू के 2-3 महीना, तो वो दूध पीता है, सोता है, तो 16 to 18 आवर्स बच्चा सोता है। और धीरे धीरे करके बच्चे की नींद कम होती है, और 1 साल के आसपास बच्चा लगभग 12 घंटे 13 घंटे सोने लगता है। और एडोलसेंट एज ग्रुप में भी हम नींद को बहुत ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि उसमें आपके पूरे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आप काम कर पाते हैं। तो हम लोग इवन एडोलसेंट एज ग्रुप में कहते हैं 8 घंटे से कम नींद नहीं होनी चाहिए बच्चे की। मतलब हमारे इसमें जब तक 18 साल तक आता है बच्चा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप बच्चे की पूरी ग्रोथ के लिए और ऑप्टिमम मेंटल परफॉर्मेंस के लिए भी उतनी नींद ज़रूरी है। जो छोटा बच्चा होता है इसके आसपास जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कितना नहीं इम्पैक्ट पड़ता रखना है? चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट अब ये कहते हैं क्योंकि शुरू में 2 साल में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, दिमागी विकास, उसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन भी सीखता है, भाषा सीखता है, तो उसमें अगर आपने बच्चे के सामने गैजेट्स इंट्रोड्यूस किए, तो उसके हेल्थ को, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। तो शुरू के 2 साल में आपने कोई स्क्रीन बच्चे को दिखानी ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारण से फादर आर्मी में है, तो आप वीडियो कॉल से बस फादर को दिखा दीजिए, बस हम ये कहते हैं इतना हम अलाउ करते हैं। या फिर दादा दादी हैं, कुछ मतलब फैमिली के कुछ लोग दूर हैं, तो वीडियो कॉल से आप बच्चे को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, तो वीडियो कॉल। इसके अलावा टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, टैबलेट नहीं, कुछ नहीं। 2 साल में से पहले आप बच्चे को नेचुरल चीज़ें दिखाइए, आप इंटरेक्ट कीजिए, बाहर कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे दिखाइए और किताबें दिखाइए आप उसे, बिल्कुल गैजेट्स नहीं, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट हमने देखा कोविड के टाइम पे हमारे उसमें ऑटिज़म जैसे फीचर्स वाले इतने सारे बच्चे आ रहे थे, और अचानक से इतना कैसे वो मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, बेसिकली सोशल डिले इतने सारे बच्चों में था, तो फिर हमें यही लगा कि शायद उस समय पेरेंट्स अकेले अकेले रह रहे थे और स्क्रीन के थ्रू सब कुछ हो रहा था, वो बेबी सिटिंग के लिए यूज़ हो रहा था, पेरेंट्स पूरा टीवी लगा दे रहे हैं और बच्चा उसके सामने बैठा है, गैजेट्स में सब कुछ कर रहे हैं। तो बच्चे का लैंग्वेज इतना डिलेड था कि 2 साल में बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई पेरेंट्स से इंटरेक्शन नहीं, आपके साथ आएगा आंखें नहीं मिलाएगा, अकेले बिल्कुल बैठे हैं, कुछ भी नहीं। तो 2 साल में बच्चा काफ़ी 15-20 शब्द बोलने लगता है, बिल्कुल लैंग्वेज डिले। और आप स्क्रीन हटा के देखते हैं तो बच्चा बोलने लगता है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो ये स्क्रीन का इतना एडवर्स इफेक्ट है। तो ये ऑटिज्म वगैरह तक कब जाता ऑटिज्म जैसे फीचर, ऑटिज्म तो खैर देखिए एक हम कहते हैं जेनेटिक भी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, पर वैसे फीचर्स आने लगते हैं। तो स्क्रीन टाइम आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत नुकसान करता है। तो लेट स्पीच का रीजन भी स्क्रीन टाइम हो ही है? सकता है, मतलब एक्चुअली लेट स्पीच में तो देखिए हम लोग मान के चलते हैं, लेट स्पीच होना तो बहुत बड़ी बात मानते हैं हम लोग, क्योंकि अगर, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है जो हमने काफ़ी बार पाया, हम लोग पहले हियरिंग टेस्ट करते हैं बच्चे का, तो काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा है इसलिए बोल नहीं रहा है। तो इसीलिए अब तो इनफैक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो, हर बच्चे की स्क्रीनिंग टेस्ट आप कर लें, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है, काफ़ी बार पेरेंट्स को अंदाज़ नहीं आता, वो एक्शन से कुछ कुछ बोलते रहते हैं और बच्चा इंटरेक्ट करता है, तो उनको लगता है सुनाई दे रहा है।
और जब तक हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी टाइम निकल गया और बच्चे की हियरिंग नहीं थी, तो इसलिए बच्चा नहीं बोल रहा है। तो एक ये काफ़ी बड़ा कारण है। दूसरा हमने ये देखा कि पूरे बच्चे में पूरा मेंटली अगर बच्चा रिटार्डेड है वो भी होता है, फिर ऑटिज़म वगैरह भी आता है, और कहीं कहीं पर ये वाला भी है कि मतलब प्योरली स्पीच डिले, कुछ बच्चे लेट ही बोलते हैं पर उनकी बाकी चीज़ें डिलेड नहीं है। मैं कहीं पर को पढ़ रहा था ना, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, लेट स्पीच, इसका पे कहीं ना कहीं रीज़न स्क्रीन टाइम वगैरह। एक्चुअली इसमें रीज़न तो नहीं कह सकते, इसमें एक्चुअली डिसलेक्सिया ऑटिज्म तो इनमें काफ़ी बार जेनेटिक भी होती हैं, पर ऐसे फीचर्स स्क्रीन से आते हैं। मतलब जहाँ स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा दे रहे हैं तो ऐसे फीचर्स आने लगते हैं और वो आप स्क्रीन टाइम कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटिज्म जो प्योरली जेनेटिक है फिर उसको आप पूरा कंट्रोल भी नहीं, मतलब पूरा हमारे अब अर्ली इंटरवेंशन देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, तो उसमें माँ बाप की कोई गलती है ऐसा हम ये नहीं चाहते कि क्योंकि सब बच्चे के उसमें ऐसा नहीं कि आपने स्क्रीन दिया हो ऐसा हो जाए। तो काफ़ी बार इसमें ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, हमें पता नहीं चलता क्यों है, और सब कुछ माँ बाप ने हो सकता है स्क्रीन ना दी हो और फिर भी बच्चे में दिक्कत हो। तो उसमें कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, मतलब जिनका हमें पूरा पता नहीं है इनफैक्ट क्यों होता है, पर स्क्रीन देने से ऐसे लक्षण ज़रूर आते हैं। तो शुरू के 2 साल में स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी है, तो उसके तो बहुत सारे नुकसान है ही हैं, इट्स वेल प्रूवन। मतलब शुरुआत के उसमें एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के साथ चलते समय, कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो इंडियन वॉकर सिस्टम जो हमारा गुड़गुड़ी जैसे होती थी ना, वो फिर भी बेटर है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे के जो बोन्स होते हैं हमारे उसमें कहते हैं, आप बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है शरीर का, पहले आपका सर का कंट्रोल आता है, फिर आपका बैक का कंट्रोल आता है, फिर पाँव का आता है। तो जब बच्चा अच्छे से बैठने लगता है तो 8-9 मंथ से बच्चा बैठता है, उसके बाद 9 महीने में बच्चा पकड़ के खड़ा होता है, उसके बाद बच्चा चलता है। उसके बाद अगर आपने वॉकर दिया तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार पेरेंट्स को लगता है कि वॉकर में बच्चा घूमता है तो बहुत इन्जॉय करते हैं, तो वो 8-9-7 महीने में ही बच्चे को खड़ा कर दे रहे हैं। तो बच्चे के एक्चुअली वो माइलस्टोन आए नहीं है, उसका बैक का कंट्रोल पूरा नहीं है और आपने उसको खड़ा कर दिया, तो बोन्स सॉफ्ट हैं तो उसमें फिर बोन्स की बेंडिंग होती है। दूसरा जो गोल वाले वॉकर्स होते हैं ये टॉपल ओवर बहुत जल्दी होते हैं, तो उससे हेड इंजरी होने की चांसेस होती हैं। तो वो दिखता हल्का है क्योंकि बच्चे को पाँव खिर्च करना है और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको इंडिपेंडेंस है, वो बहुत इन्जॉय कर रहा है। पर वो जो गोल वाले जो वॉकर्स होते हैं वो इतने डेंजरस हैं, मैंने देखा पूरा का पूरा पलटते हैं, और उसमें हेड इंजरी अगर हो गई तो छोटे से बच्चे में कब सीरियस ब्लीड होगी नहीं पता चलता। तो हमें लगता है कि आप कोई भी चीज़ जो है जो एज अप्रोप्रिएट नहीं हो नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो ट्रेडिशनल गुड़गुड़ी टाइप्स जो होता था ना, उसमें बच्चा जब खड़ा हो पाता है तभी चलता है और साथ में एक जना चाहिए उसमें, तो उसमें टॉपल ओवर नहीं होता। तो मुझे लगता है दैट इज़ सेफ़र अगर आपको करना ही है, और बच्चा अपने आप चलता है। आपको कुछ इसमें ज़्यादा जो चीज़ ऊपर वाले ने ठीक करा रखी है उसमें ज़्यादा क्यों इंटरफेयर करना है। 9 महीने में खड़ा होता है, 10 महीने में इधर से पकड़ के चलता है, 11-12 महीने में चल ही जाता है। तो कम से कम हेड इंजरी नहीं होनी चाहिए। कभी एक आध बार हमने देखा पूरे दोनों आगे के बच्चे के दांत टूट गए, और हेड इंजरी देखी है मैंने काफ़ी बार उसमें, तो वो पूरा पूरा का पूरा हल्का होता है, पूरा पलट जाता है वो। ऐसे ही पैसिफायर को इसलिए लेकर भी रहता है कि हाँ, वो नहीं पैसिफायर तो क्योंकि उसमें फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे। और दूसरा फिर ये है कि एक हम ये कहते हैं कि बच्चों में रिस्पॉन्सिव फीडिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे उसमें थोड़ा सा ये है कि हमें टाइम मिला तो आपने पकड़ के, बच्चे की भूख कितनी भी हो, आपने उसको पकड़ के एक बड़ा कटोरा खिला दिया। फिर जब उसको भूख लगी तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक्चुअली आप कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ना मोटा हो ना पतला हो और खाना इंजॉय करे, तो आप उसके क्यूज़ हीट कीजिए। आपको जब लग रहा है उसे भूख है, और जितनी भूख है उतना खिलाइए आप। तो थोड़ा आप देखिए उसके कब भूख लगी है, उस समय भूख लगी आपने पैसिफायर डाल दिया, तो वो ठीक नहीं है, उसके ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ऐसा बच्चा फिर थोड़ा सा बाद में चिड़चिड़ा ज़िद्दी होता है और दूसरे के ऊपर भी ज़बरदस्ती करता है, क्योंकि जैसे उसके साथ हुआ वो आगे भी करेगा। उसको लगा भूख है, आपको लगा बच्चे को अब भूख लगी, आपने खाना खिला दिया, और जब उसको लगा खाना नहीं खाना है, आपको लगा कि अब नहीं खा रहा है बच्चा, तो आप उसको थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, आप उसको उतना ही खाना दीजिए और जब भूख लगी तब दीजिए। आप पैसिफायर दे रहे हैं तो आप उसको भूख के टाइम पर आपने भूख शांत कर दी, तो वो एक्चुअली पैसिफायर हम इनकरेज नहीं करते। दूसरा उससे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन होकर मुंह में छाले होने लगते हैं, तो फिर फालतू में हम उसका इलाज करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन आप उसके, आप भूख है तो आप खाना दीजिए या दूध दीजिए। जब माँ का दूध मांग रहा है बच्चा तो आप उसको माँ का दूध दीजिए, और बड़ा बच्चा खाना मांग रहा है तो खाना दीजिए। पैसिफायर से हमारे लिए आसान ज़रूर होता है पर वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मतलब वैसे डायपर वगैरह के लिए भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो वो हर फीड के बाद लेटन करता है, और अगर उसने स्टूल पास किया, और दिन में आप देखेंगे शुरू में बच्चा 1 या 1.5 महीने तक 10-10, 12-12 बार लेटन करता है। उसमें अगर लेटन के साथ यूरिन रह गई तो पूरी स्किन डायपर रैश हो जाता है, पूरी स्किन लाल हो जाती है। अमोनिकल डर्मेटाइटिस कहते हैं, क्योंकि उसमें लेटन में कीटाणु होते हैं, उसमें आपने यूरिन अमोनिया निकल गया, पूरी स्किन हो जाती है। तो उसमें डायपर में बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, और दूसरा हमें पता नहीं चलता, तो बच्चा गीला रह जाता है। और
कपड़े में क्या होगा, बच्चा इतना हल्ला मचाएगा कि आपको तुरंत बदलना पड़ेगा। तो बच्चे की स्किन ज़्यादा ठीक रहती है, तो क्योंकि वो हल्ला करता है, हमें पता चल जाता है, तो हम चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग डायपर प्रेफर करते हैं। बहुत ही विंटर्स का टाइम है, आपको लग रहा है कि बच्चे ने लेटरिन, जब थोड़ा सा 1.5-2 महीने के बाद बच्चा स्टूल कम करता है, उस समय आपने बहुत ठंड के दौरान कुछ घंटे पहना दिया, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो है डायपर में बच्चा इतना कंफर्टेबल रहता है कि बताता नहीं है, तो बाद में टॉयलेट ट्रेनिंग में थोड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी आपको लग रहा है, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप ट्रैवलिंग के टाइम पे कभी यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ठंड है, आपने उस समय यूज़ कर लिया, पर आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि आपने लगा दिया और हम कंफर्टेबल हो गए कि अब 6 घंटे तक कुछ नहीं देखना है, फिर बाद में पूरी स्किन बच्चे की ख़राब हो जाए। वो छोटे बच्चों में ये भी होता है कि जब वो रोते हैं तो फिर वो सांस पलट जाती है, और उसके बाद तो जैसे इस टाइम पीरियड में क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ तो आप ये बताइए कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उस समय क्या करना चाहिए? एक्चुअली इसमें जो है ना, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हम लोग कहते हैं, ये ज़्यादातर जो बच्चे अनीमिक होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का एक लक्षण होता है। तो जिस बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, तो वो बच्चे ज़्यादातर रोते रोते सांस रोकते हैं, और ऐसे बच्चों को यूजुअली ना दौरे आते हैं और ना फिर ये सीरियस होते हैं कभी, तो थोड़े से ज़िद्दी ज़रूर हो जाते हैं बाद में। तो एक तो इसमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही मिलते जुलते लक्षण दौरों में भी आते हैं और हार्ट की डिजीज़ में भी आते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में भी साइनोटिक स्पेल्स होते हैं। तो इन 2 चीज़ों के लिए आप ज़रूर एक बार किसी डॉक्टर को दिखा लें। अगर ये नहीं है तो फिर बच्चे को आयरन शुरू करें। और जब बच्चा ऐसा करता है, तो आपने जैसे उसकी सारी डिमांड फुलफ़िल कर दी, तो ये बच्चे बहुत ही ज़िद्दी बच्चे निकलते हैं। तो इनको उसमें हम क्या करते हैं, आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जैसे आपने पलंग में रख दिया, और आप उसको चोट ना लगे, लेकिन आप उसकी ज़िद पूरी मत कीजिए। कभी कभी होता है बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, जैसे वो ऊपर से कोई चॉकलेट मांग रहा है, और आपने नहीं पी, तो रोते रोते उसको पता है कि मैं रो जाऊंगा, तो पेरेंट्स कहेंगे भाई दे दो, ये तो सांस रोक लेगा, या इसने कह दिया मुझे बाहर जाना है, तो बस इसकी बात पूरी। तो ऐसे बच्चे फिर उसको टेम्पर टैंट्रम के जैसे यूज़ करने लगते हैं। तो आपने उसको बस ऐसा रखना है, आप उसको ऐसी जगह पर रख दीजिए पलंग में, और इग्नोर कर दीजिए। तो यूजुअली वो आपकी बढ़ती नहीं है दिक्कत। पर इससे पहले, मतलब हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, दौरे तो नहीं है, इसके लिए आप पहली बार ज़रूर एक बार किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, और एक बार आयरन ज़रूर देना चाहिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो बहुत आसानी से थोड़ी थोड़ी दिक्कत कम होने लगेगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एक बड़े सारे बच्चों को रात को बेड में टॉयलेट करने की प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ वगैरह होती है? एक्चुअली हम लोग 6 साल तक तो इसको डिजीज़ नहीं कहते हैं। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि 1.5 साल के आसपास बच्चा लेटरिन बताने लगता है, और 2 साल तक ज़्यादातर बच्चे यूरिन का भी बताने लगते हैं। तो रात में तो ड्राई होने लगते हैं, धीरे धीरे करके बताने लगते हैं। तो इसमें काफ़ी बार हम लोग बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके या मारपीट करके या बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जब करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो हम लोग 6 साल तक अगर बच्चा एक आधी बार पेशाब कर रहा है या कर रहा है, तो उसको हम लोग बीमारी नहीं मानते। और उसके बाद अगर कर रहा है, तो फिर हम लोग पहले भी बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। तो अगर बच्चा ऐसा है कि शुरू से कर रहा है, तो उसको हम लोग प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। तो जैसे ये है कि जैसे रात में नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग सो रहे होते हैं, तो हम जब पेशाब लगती है तो हमारा ब्रेन उठ जाता है। तो किसी किसी बच्चे में अवेकनिंग या रात में नींद खुलना इतना आसानी से नहीं होता। तो बस अवेकनिंग किसी बच्चे में लेट होता है, और ये काफ़ी बार जेनेटिक भी होता है। आपको पता चलेगा उसकी दादी को, मतलब पिताजी को भी था, या मामा को भी था, या मौसा, मतलब काफ़ी बार जेनेटिक होता है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। और कभी बच्चा आपको लगे कि 6-7 महीना नहीं कर रहा था और अब करने लगा है, तो यूजुअली उसमें या तो यूरिन का इन्फेक्शन होता है, या फिर कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, या फिर बच्चे का स्कूल में कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, कभी स्कूल में डेली डांट खा रहा होगा बच्चा, तो कुछ ना कुछ उसमें सेकेंडरी एन्यूरेसिस में अगर बीच में बच्चे ने कुछ समय तक नहीं की हो और दोबारा करना शुरू किया हो, तो उसमें कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स या इन्फेक्शन या कुछ ऐसा होता है, तो उसमें ज़्यादा वर्कअप लगता है। बाकी में हम लोग सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। शाम के समय थोड़ा पानी वगैरह रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं बच्चे का, और अलार्म दे के बच्चे को उठाते हैं। और जिस दिन बच्चा नहीं करता, उसको हम पॉजिटिव स्टिमुलेशन देते हैं, मतलब उसको एक स्टार दे दिया या कुछ गिफ्ट दे दिया। और ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली वो नींद में हो रहा होता है, हमें बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा उसमें उठा नहीं है, तो कोई जानबूझ के वो नहीं कर रहा है। तो आप पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट जब करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो ये एक नींद में कोई बच्चा कर रहा है तो कभी भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ पेरेंट्स को ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो चुपचाप से आप गद्दे बिस्तर धूप में डालें, और एक बिहेवियरल थेरेपी हम लोग देते हैं, और सक्सेसफुल होती है। जैसे जेनेटिकली बीपी या फिर डायबिटीज़ किसी फैमिली में चल रहा है, तो उन लोगों को अपने बच्चों जब छोटे होते हैं उस टाइम पीरियड में कोई स्पेशल कुछ इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? हाँ, नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डाइट रिलेटेड होती हैं। अब हम लोग जैसे कहते थे, शुरू में हम लोग के टाइम पे तो देखिए नमक और चीनी सब खाते ही थे, बहुत मीठा खाना कोई बुरा नहीं माना जाता था। पर इसलिए क्योंकि अब देखा गया कि इंडिया में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का इंसिडेंस इतना ज़्यादा है, तो अब ये चेंजेस हैं कि हम लोग शुरू से ही बच्चों की डाइट में चेंजेस लाना चाहते हैं।
तो हम शुरू के 1 साल में बच्चे के डाइट में बिल्कुल भी नमक और चीनी दोनों नहीं डालते, और शुरू के 2 साल में, 1 साल के बाद नमक इंट्रोड्यूस करते हैं पर चीनी नहीं। तो नेचुरल मतलब फ्रूट्स में, केले में जो सेब है उतना जो मीठा है, पर ऊपर से हम चीनी कहीं नहीं डालते। तो बच्चे को कम चीनी की, जैसे बाकी कंट्रीज़ में भी है, वो कम मीठा खाते हैं, क्यों? वो लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं हमसे, तो कम नमक खाते हैं। हमारे उसमें एक समोसा दिख जाए, एक जलेबी दिख जाए, हम लोग बिल्कुल हम लोग को शुरू से ऐसी कंडीशनिंग है कि हमें वो पसंद आता है और रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते अपना। तो वो शुरू से ही हम चाह रहे हैं हमारे बच्चों को आदत कम पड़े। और ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग है, ऐसे बच्चों को अपना वेट कम करना चाहिए। डाइट में जो हम कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं 5-2-1-0 का एक फॉर्मूला कहते हैं बच्चों की डाइट के हिसाब से कम 5 सर्विंग आप पूरे दिन में फल सब्जी लीजिए। तो फल सब्जी की बच्चे की आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, जितना खाना चाहता है दीजिए। और स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम होना चाहिए। इनफैक्ट 2 से 5 साल, 2 साल से छोटे बच्चे में तो हम कहते हैं मत दीजिए, 2 से 5 साल 1 घंटा, उससे बड़े बच्चे का 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी हालत में 24 घंटे में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 1 आवर मतलब 1 घंटा आपने उसको फिजिकल एक्टिविटी करानी है, वो भी हल्के फुल्का नहीं, जम के हम चाहते हैं खूब खेले बच्चा, पसीना पसीना होके आए। स्क्रीन टाइम आप उसको जैसे बच्चों की तो क्लासेस ही अभी ऑनलाइन हाँ, वगैरह तो होती है, मतलब उसको पूरा स्क्रीन टाइम हम चाहते हैं स्कूल में भी बात करें टीचर से कि आप इतना सारा स्क्रीन टाइम बच्चे को एक्सपोज मत कीजिए। और स्कूल के बीच में भी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़, जैसे 2 क्लास के बीच में 5 मिनट बच्चे को थोड़ा दौड़ने दीजिए, क्लास में जंपिंग करने दीजिए, थोड़ी एक्टिविटी कराएं। और ज़ीरो हम ये कहते हैं जो बच्चे को रेडीमेड जो जंक फूड मिलता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, इवन रेडीमेड जूस है, आइसक्रीम्स हैं, जो ब्रेकफास्ट के सीरियल्स, केलॉग्स वेलॉग्स के जो रेडीमेड सीरियल्स आते हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो अगर हम ये थोड़ा सा अगर फॉलो करें, फल सब्जियों पे ज़्यादा डालें, खेल कूद ज़्यादा कराएं बच्चे को, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करें, तो अपने आप ये देखें। और दूसरा हाई फैट एंड शुगर, जैसे हमारे इसमें केचप वगैरह है, या फिर जो नमकीन आती है या चिप्स आते हैं, उसमें बहुत सारी नमक होता है, चीनी होता है। तो अगर हम लोग हर चीज़ थोड़ा सा फूड की हम पढ़ना शुरू करें, तो हम रियलाइज़ करेंगे काफ़ी कुछ हम लोग खुद ही सेंसिटाइज हो जाएंगे। तो बच्चे को कोई चीज़ जो घर में जो चीज़ बनती है, जो हमारे दादा दादी खाते थे, दैट इज़ हेल्दी, तो वो अगर दे रहे हैं और रेडीमेड जो चीज़ें हैं कम दे रहे हैं, तो बच्चा स्वस्थ रहता है। ज़्यादा आधा खेल डाइट का है मतलब। बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जैसे एक स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, 40 बच्चे उसमें है, एक बच्चे को ये दिख रहा है कि सारे बच्चे खा रहे हैं कहीं पर को, और उसके साथ कहीं पर को पेरेंट्स के लिए भी हो जाता है कि कहीं इसको अजीब सा ना लगे, उस तरीके का सोचते हुए हाँ, एक्चुअली कुछ कुछ इस तरीके के देते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यही कह रहे थे कि ओबिसिटी, हमें लगता है कि मोटापा जो है, हमें लग रहा था कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, हमारे वहाँ कहाँ मोटापा है। अमेरिका में शुरू हुआ था सबसे अमेरिका में पहले। था, पर अभी जो है चाइना के बाद इंडिया इज़ अ नंबर, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे हैं। हमारे उसमें अगर आप देखें लगभग 12.5% बच्चे ओवरवेट हैं और 8.5% ओबीस हैं। 27 मिलियन बच्चे ओबीस हैं, और इन ओबीस बच्चों में लिवर ख़राब होना, टाइप 2 डायबिटीज़, इनफैक्ट इतने सारे बच्चे हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं, और वो बहुत ही रिच फैमिलीज़ वाले भी नहीं, पूरे में तो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज से भी हैं, कुछ हर क्लास के हैं बच्चे। तो उसमें हम देख रहे हैं मोटापे के साथ साथ बच्चों के लिवर में फैटी लिवर के चेंजेस हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के चेंजेस हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। और ये प्रिवेंटिव ज़्यादा है, मोटा होने के बाद ठीक करना बच्चे को इतना आसान नहीं है, और शुरू से उसे प्रिवेंट करना आसान है। तो स्कूल्स को भी सेंसिटाइज होना चाहिए कि आप अपने वहाँ जो लंच अलाउ कर रहे हैं, तो आपने होना चाहिए भैया हम लोग शुरू में जो है, अगर मान लीजिए 8 क्लास लेक्चर हैं, तो शुरू के 3 बीच में हर बच्चा एक फ्रूट लाएगा, कोई भी फल लो, केला सेब जिसके घर में जो है, तो उसको उसमें फ्रूट ब्रेक कर दिया। और स्कूल के टाइम पर आप बोलें कि आपको ये सब अलाउड नहीं है, और वहाँ पर स्कूल के आगे कैंटीन में भी जंक फूड अलाउड नहीं होना चाहिए। बर्गर्स है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ पर अगर आपके उसमें प्लेन मट्ठा मिलेगा, रोटी सब्जी पराठा वाले मिलेगा, फ्रूट सैलेड मिलेगा, ये सब अगर बच्चे को नॉर्मल खाना मिल रहा है, जो घर में दाल चावल देंगे आप, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। शुरू में कुछ दिन बच्चा करेगा, पर जब अवेलेबल ही नहीं है, तो काफ़ी जगह पर अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो हम लोग ने उनका ले लिया है, हमारे यहाँ बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे हैं, उनके वहाँ आप देखिए काफ़ी उनके वहाँ हेल्दी डाइट है, बहुत कॉन्शियस हैं वो लोग, उनके वहाँ फ्रूट्स है, मतलब फ्रूट का ब्रेक होगा, सैलेड वगैरह ज़रूरी हैं खाने में। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कर रहते हैं ना कि एक चीट डे बना लिया वीक का, जिसमें बच्चे को चॉकलेट दे दिया कुछ या चिप्स ऐसा दे ही हो दिया, ऐसा सकता कुछ। है, हफ्ते में ये कर सकते हैं आप, एक एज अ कॉम्प्रोमाइज़ की छोटा बच्चा है, तो हफ्ते में एक दिन आपने एक जंक फूड अलाउ कर लिया, तो विच कुड बी आइदर स्वीट, और ये आपने ये नहीं कि मीठा भी खा रहा है तो उस दिन ये भी खा रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, इतना नहीं कि उसकी पूरी हेल्थ ख़राब हो जाए। थोड़ा सा हफ्ते में एक दिन आपने किसी दिन चॉकलेट अलाउ कर लिया, या एक दिन आपने कोई भी मतलब पूरी वगैरह अलाउ कर लिया, बर्गर अलाउ कर लिया, पिज़्ज़ा हफ्ते में एक दिन कर, हाँ ये हो सकता है। जैसे इसके रीज़न जंक फूड ही होते हैं इसके रीज़न, या और कुछ भी होते हैं, स्ट्रेस वगैरह? स्ट्रेस वगैरह बच्चों में इतना कॉमन नहीं है,
हम ये देखते हैं, एक तो जो बच्चा शुरू से ही अंडरवेट होता है और ओवरवेट होता है, तो माँ का भी मतलब शुरू में जो बच्चा पैदा होते समय जो बच्चे का वज़न है वो भी कुछ हद तक बच्चे का ओबेसिटी के लिए मतलब मायने रखता है। जो बच्चा माँ का वेट गेन बहुत कम होता है, या मदर ने अल्कोहल लिया हो या स्मोकिंग की हो, या फिर मदर का वेट बहुत ज़्यादा हो, या मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, तो वो बच्चे भी दिक्कत होते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। जो बच्चे माँ के दूध पर होते हैं वो मोटे कम होते हैं, और जो गाय के दूध में बॉटल फीड करते हैं या डिब्बे का दूध पीते हैं वो मोटे ज़्यादा होते हैं। फिर हमने खाने में क्या शुरू किया, अगर आपने बहुत जल्दी खाना शुरू कर दिया, और उसमें से भी अगर आप बहुत चीनी वाला खाना दे रहे हैं, बहुत सेरेलैक वगैरह इस टाइप का जो रेडीमेड फूड दे रहे हैं, उन बच्चों का वज़न अच्छा होता है पर बाद में जाके वे मोटे होते हैं। और जो बच्चे घर का खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जियाँ फ्रूट्स खाते हैं, तो आप क्या खाना दे रहे हैं वो भी। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी, आप फिज़िकल एक्टिविटी, आप बच्चा आपका बस में जा रहा है, बस में आ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, खेलने निकल ही नहीं रहा है। तो इसमें ये भी था, पहले एक घर में आंगन होते थे, ग्राउंड्स होते थे हर छोटे छोटे मोहल्लों में, तो अब वो भी मैंने देखा यहाँ पर, इतना छोटा शहर है हमारा, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, पर यहाँ भी खेलने की जगह 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 पर नहीं है। तो पेरेंट्स को बच्चे को अगर प्लेग्राउंड ले जाना है तो थोड़ा एफर्ट लगेगा, या फिर आपको योगा है, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, या आसपास कुछ ग्राउंड वगैरह ढूंढना पड़ेगा जहाँ बच्चा इंजॉय कर सके बच्चों के साथ खेलना। तो फिज़िकल एक्टिविटी, अगर आप स्क्रीन वगैरह बंद करते हैं, जंक फूड कम करके फ्रूट और वेजिटेबल बढ़ाते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है मतलब हैंडल करना। जो बच्चों के लिए वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह बिल्कुल मार्केट भी में नहीं आता है। देनी है, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। एनर्जी मतलब सिर्फ चीनी एनर्जी होती है, उसमें कैफीन डाल दिया आपने। कैफिनेटेड ड्रिंक्स तो हम ये कहते हैं 10 साल से छोटे बच्चे को देनी ही नहीं है। तो जो हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा वो बिल्कुल सब नहीं। क्यों देना है आपने हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा? क्योंकि उसमें आप विटामिन डी अगर आपको लग रहा है कभी कम है तो विटामिन डी के ड्रॉप्स दीजिए। उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीनी आप देखेंगे आप बच्चे को दे रहे हैं टेस्ट के रूप में, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बदले आप उसको अगर उतनी कैलोरीज देनी है तो आप उसको प्रोटीन के साथ दे दीजिए। एक कटोरी दाल दे दीजिए, आपको उतनी प्रोटीन, आप उसको ज़्यादा अच्छा उसके हेल्थ बढ़ेगी। कुछ आपने उसको नट्स दे दिए तो उसके साथ उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे। तो कुछ भी चीज़ देनी है आपने, को मशरूम्स दे दिए उसके साथ उसको मतलब ये मैग्नीशियम मैंगनीज मिलेगा। इतने कैलोरीज अगर आपको देने ही है बच्चे को, तो हॉर्लिक्स में तो आपने चीनी के साथ आपने कैलोरीज दी उसको, बिल्कुल भी नहीं देना है। ये जो रेडीमेड सीरियल्स हॉर्लिक्स बिल्कुल भी नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल, ये सब बच्चों के लिए नुकसानदायक है। पहाड़ों में बड़े सस्ते सस्ते चिप्स और वो उस तरीके के आते हैं, ये कितने इस बीच खतरनाक में हैं? जो है ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शहरों में या रिच फैमिलीज़ में मोटापा आ रहा है, कुपोषण दोनों वजह से है। और ये चिप्स अगर इतना सस्ता है, इनफैक्ट आप देखेंगे फल और सब्जियां दूध दही से काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो बच्चे को 5 रुपये के एक चिप्स देना बहुत आसान है। आपको लंच के लिए एक पूरा रोटी पराठा बनाने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक पैकेट मैगी उबालने में मेहनत कम लगेगी। तो इसलिए आसान भी है और सस्ता भी है। तो जंक फूड में मुझे लगता है इतना टैक्स होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो मतलब बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान करता है। आप देखिए सबसे सस्ता जो पाम ऑयल है उसमें वो तला जाता है, एक पूरे पैकेट चिप्स में आधा आलू भी नहीं है, और इतना सारा नमक है। पूरे दिन में आपको बच्चे को 3-3.5 ग्राम नमक देना है, उसमें अकेले में आपने 1.5-2 ग्राम नमक दे दिया बच्चे को, तो आपने तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का पूरा इंतजाम कर लिया। और सबसे सस्ता ऑयल दिया जो लिवर ख़राब करेगा उसका कल और मोटापा बढ़ाएगा। और कोई प्रोटीन नहीं दिया, कुछ नहीं, ना उसकी हाइट बढ़ेगी ना उसकी आँखों में कोई फ़ायदा है। और फल सब्जियाँ महंगी हैं और मेहनत भी ज़्यादा है। तो बस वो एक्चुअली पेरेंट्स को पता नहीं है, वो तो बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है केला सेब मूंगफली गुड़ जो है वो बेहतर है। चने हैं, भुने हुए चने हैं, स्नैक्स देना चाहते हैं तो मूंगफली गुड़ और इसके चने का स्नैक्स बना के रख दिया, तो बच्चा जब मांगता है एक मुट्ठी दे दिया, एक केला दे दिया आपने बच्चे को, एक आध रोटी घी में सेकी अंडे के साथ आपने रोटी बना के दे दी। तो स्नैक्स भी देने हैं तो यही वाले देने हैं, मतलब जिसमें कुछ बच्चे को साथ में न्यूट्रिशन भी मिले। इसमें एक और चीज़ आती है, फिर वैक्सीनेशन वाली बात आती है। कितना इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीनेशन बच्चे के लिए? देखिए वैक्सीनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप देखिए कम से कम जो है 3-3.5 मिलियन डेथ्स हर साल वैक्सीनेशन की वजह से प्रिवेंट होती हैं। तो इनफैक्ट आप देखिए मतलब अगर हम देखें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ORS है, जिंक है और टीकाकरण है, इससे इतनी मृत्यु बची है कि इसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। तो हमने ज़रूर लगाने चाहिए टीके। और हल्के फुल्के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको छोड़ के देखिए आप, वैक्सीन से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दिक्कत होती नहीं सरकारी है। हॉस्पिटल में वो कार्ड बनता है, उस पे जितने टीके लगते हैं वो इनफ है या फिर बाहर से भी एक्चुअली लगाने हमारा जो चाहिए? अभी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है बहुत ही बढ़िया इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, क्योंकि सरकार ने जैसे पहले निमोकोकल है, निमोनिया वाली जो वैक्सीन है, और BCG OPV हेपेटाइटिस बी TB का भी मिल रहा है, काले पीलिया का भी मिलता है। पेंटावैक में आपको DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, दिमागी बुखार,
बहुत सारे टीके मिल रहे हैं। अब तो रोटा वायरस की वैक्सीन है, पोलियो के इंजेक्शंस हैं, मीजल्स और रुबेला है। तो टीकाकरण हमारे इसमें अभी जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब इनफैक्ट आप देखेंगे दुनिया में सबसे अच्छे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स में हमारे ये कंट्री का जननी सुरक्षा योजना वाला प्रोग्राम है उसी में? हाँ, एक्चुअली एनएचएम का ही है, पर इसमें पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छे से कोल्ड चेन मेंटेन होती है। इनफैक्ट डेटा भी अब पूरा डिजिटलाइज्ड है, तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। तो ये टीकाकरण तो ज़रूर लगाना चाहिए। और अभी जितनी वैक्सीन्स हैं वो तो मतलब है ही, एक आध वैक्सीन जो है, देखिए अब सरकार जो है टीके जो देती है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी उन्होंने अभी शुरू की है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। जब भी आप कोई टीकाकरण देने की सोचते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हम इतना जब पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो ऐसी बीमारी होनी चाहिए या तो उससे मृत्यु ज़्यादा होती है या मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी ज़्यादा होती है। अगर आपको ये लगेगा कि किसी से मृत्यु ज़्यादा नहीं होती, वो हल्की बीमारी है, तो वो सरकार का इम्पोर्टेंस उनके लिए उतनी ज़्यादा उस चीज़ की नहीं होगी। जैसे कि मम्स है या फिर टाइफाइड है, तो उनके वो बीमारियों से आराम से बच्चे ठीक हो जाते हैं। चिकन पॉक्स है तो उसमें घातक नहीं होती है बीमारियाँ, पर बच्चे के लिए दिक्कत होती है। मान लीजिए किसी के बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उससे कोई बच्चा यूजुअली मतलब बच्चा 5-6-7 दिन में ठीक हो जाता है, तो सरकार उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जिस बीमारी से मृत्यु दर कम हो। तो वो अगर स्पेंड करेंगे तो शायद वो सर्वाइकल कैंसर पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे। वो ये सोचेंगे भाई इससे हमारे उसमें इतनी मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो सरकार को पैसा किस पे स्पेंड करना वो इनका है। तो हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में वो टीके तो 100% सब बच्चों ने लगाने ही चाहिए। उसके अलावा अगर पेरेंट्स अफोर्डिंग हों तो कुछ और टीके हैं, जैसे फ्लू के हैं या टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, तो इसके पेरेंट्स जो लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि उससे उस बच्चे के स्कूल में छुट्टियां कम हो जाएंगी, बीमार कम पड़ेगा। तो कुछ एडिशनल टीके ज़रूर हैं, तो वो हो सकता है बाद में कभी 8-10 साल बाद आएँ। कभी हम लोग ये नहीं सोचते थे, अभी 8-10 अभी 5-6 साल में न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, IPV, ये सरकारी टीकाकरण में आएगा, किसी ने सोचा नहीं था। तो अभी इतना बढ़िया स्केड्यूल हमारा है, तो सरकार जितना कर पा रही है, जैसे जैसे हमारा हो सकता है कंट्री का स्टेटस बढ़े, ये भी आने लगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बुखार है, खांसी है, तो इस तरीके की बीमारी है, उस दिन कहीं पर कोई टीका वगैरह ना लगाए या कुछ ऐसा? एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा बीमार है तो आप पहले बच्चा ठीक कर लें फिर टीके लगाएं, क्योंकि उसमें फिर टीका लगाने के बाद भी कभी कभी हल्का सा बुखार आता है। और दूसरा फिर उसमें एंटीबॉडी, बच्चे की इम्यूनिटी जब अच्छी होती है तो एंटीबॉडी लेवल्स बढ़िया बढ़ते हैं। पर हल्की फुल्की सर्दी खांसी तो बच्चों को लगी रहती है, तो हल्की फुल्की बीमारी में हम कहते हैं टीकाकरण आप मत रोकें, क्योंकि ये बीमारियाँ कॉमन है। और आप अभी आपको लगा अभी थोड़ी हल्की सी सर्दी है, अभी थोड़ा सा दस्त है, इस चक्कर में हमने टीकाकरण रोक दिया और कहीं बच्चे को वो टीकाकरण वाली बीमारी हो गई, तो वो बीमारियाँ घातक होती हैं। तो अगर बहुत हल्की फुल्की बीमारी है, बच्चा दूध पी रहा है और ज़्यादा बच्चा दिक्कत नहीं कर रहा है, फीवर ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग कहते हैं टीकाकरण हम लोग अवॉइड नहीं कराते। कई बार लोगों तो के ऐसे टीके छूट जाते हैं बच्चे के किसी के, तो लेट लग सकते हैं फिर उस तरीके हाँ, कुछ ऐसा? काफ़ी बार हमने देखा है कि जैसे कभी पेरेंट्स शादी में चले जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है भी अब तो एक टीका छूट गया तो छोड़ दें, पर ऐसा नहीं है। आप जब भी आपको याद आए या आप जब टीका लगाने में सक्षम हैं तो उस दिन से वो टीके कंटिन्यू हो जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है। और वो नए सिरे से हम लोग टीकाकरण नहीं करते हैं, उस डोज को हम आगे लगाते चले जाते हैं, तो बच्चे को मिल जाएंगे टीके। तो ज़रूर आके लगाने चाहिए। काफ़ी बार पेरेंट्स को लगता है डॉक्टर साहब आपने तो तारीख 17 तारीख की दी थी और उस दिन हम यहाँ पर नहीं थे, या उस दिन बारिश हो गई, या उस दिन बर्फ़ पड़ गई, जो भी था, तो हमने नहीं लगाया तो हम वो छूट गया। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप 17, 18, 19 को आप आ पाए या लग पाया, उस दिन भी वो टीकाकरण लगेगा, वो छोड़ना नहीं है, वो कंटिन्यू करना है और नए सिरे से नहीं, वही आगे कंटिन्यू होता है वो। कई बार बच्चे का एक अपना रेगुलर कार्ड के साथ चल रहा होता है, साथ में उसी टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के जो मास कैंपेन जैसे चलते हैं, हाँ, उसके हाँ, साथ में क्या वो भी लगानी चाहिए? एक्चुअली जो है देखिए, मास कैंपेन का मतलब जो एक कारण होता है वो अलग होता है। तो सरकार जब मास कैंपेन करती है उसका ये होता है कि हम सरकार में मतलब अपने देश में हम इतने ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण लगाएं कि उस बीमारी का उन्मूलन हम कर पाएँ। तो उसका डिजीज़ का इंसिडेंस अचानक कम करने के लिए होता है, वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली नहीं होता, पर बच्चे को उससे कोई नुकसान नहीं होता। मान लीजिए आपके बच्चे को उसके 2 डोज लगे हैं और 1 डोज और लग जाता है, तो उसका बूस्टर इफेक्ट ही होता है वो, तो बच्चे को नुकसान नहीं करता, पर वो देश में बीमारी के उन्मूलन के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम इसी देश का हिस्सा हैं। तो अगर हम लोग 1-1, 2-2 सब छोड़ते चले जाएंगे तो बीमारी हमेशा रह ही जाएगी, तो आगे उसको बीमारी का खतरा बना रहता है। किसी बीमारी को अगर ख़त्म करना है तो सबको मिलके ही करना है, और नुकसान नहीं होता बच्चे को उससे कभी। तो कई सारे बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद सूजन वगैरह हो जाती है, बुखार आता है, तो एक हाँ, कॉमन है या फिर? हाँ, नहीं, काफ़ी कॉमन है। जैसे DPT वगैरह के टीके के बाद हम देखते हैं हल्का सा बुखार, हल्का सा पाँव में सूजन आना, तो वो 1-2 दिन बच्चों को रहता है और आराम से पैरासीटामोल से, बर्फ़ के टुकड़े से सेक करने से वो ठीक हो जाता है। पर एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो उन बीमारियों से मतलब बीमारियाँ इतनी घातक हैं तो उनसे तो मृत्यु भी होती है, और जो बच्चे बच भी जाते हैं उनमें दिमाग में, शरीर में इतनी ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो जाती हैं,
तो इतने छोटे साइड इफ़ेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी बीमारी का एक बार टीका लग गया तो क्या उसके बाद फिर वो बीमारी नहीं होती है, उसकी गारंटी वगैरह होती है? एक्चुअली देखिए उसमें हमारे इसमें इसीलिए कुछ कुछ टीकों के लिए हम देखेंगे 2-2 3-3 डोज होते हैं, फिर बूस्टर डोज भी होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियां, कुछ दवाइयां, मतलब कुछ टीके ऐसे होते हैं जैसे आपने एक बार लगाया, 2 बार लगाया तो उसका बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है, और कुछ कुछ जैसे पोलियो के ड्रॉप्स हैं आपको बार बार देने पड़ते हैं, तब उसका इफेक्ट आता है। तो कभी कभी जैसे है मीज़ल्स वगैरह भी है, अक्सर हमने देखा है मीज़ल्स वगैरह के बाद होता है कि आपने एक टीका लगाया और बच्चे को हो गया, तो क्योंकि उसमें 2 टीके ले चाहिए आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, तो एक टीके के बाद होती है, पर बीमारी बाकी बच्चों से थोड़ी हल्की होगी, एक तो है। और दोनों टीके ज़रूर लगाने चाहिए। 100% प्रोटेक्शन हर बीमारी से मिल जाए ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमारी बॉडी भी इम्यून रिस्पॉन्स पूरा पूरा नहीं देती, तो कभी कभी होता है ऐसा कि आपने लगाए हों टीके और हो जाएं, पर बीमारी हल्की होती है। कई लोगों को ये लगता है कि इन टीकों में मरकरी और एल्यूमिनियम वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हाँ, तो ये एक्चुअली नुकसान टीकाकरण में पहुंचाती हैं इस लोग तरीके। कभी कभी भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उसमें जो मर्क्यूरी होती है वो थायोमर्साल होती है, तो लेकिन वो जितना क्वांटिटी होती है वो इतनी कम होती है कि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं होती, और उससे कोई आपकी किडनी में कहीं पर कोई असर नहीं होता, तो एक्चुअली वो एंटीबैक्टीरियल होती है। तो जैसे वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई कीटाणु तो नहीं है, क्योंकि वो सीधे इंजेक्ट होनी है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में वो यूज़ होती है। और एल्यूमिनियम वगैरह भी एक एडजुवेंट, मतलब वो वैक्सीन से आपके जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं उसको बढ़ाने के लिए काम आता है, तो उसका भी लेवल इतना कम होता है कि उस पर जैसे जो वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि स्वस्थ बच्चे को दी जाती है, तो उसके जो ट्रायल्स होते हैं वो इतने एक्सटेंसिव होते हैं और इतने समय, और बच्चों के लिए जो वैक्सीन होती है आप देखेंगे एडल्ट्स की वैक्सीन फिर भी जल्दी आती हैं, बच्चों के लिए वैक्सीन के रिकमेंडेशन इतनी रिगरस स्टडीज़ के बाद आते हैं कि वो जितनी मर्क्यूरी है, जितनी एल्यूमिनियम है, वो बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बीमारियां ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने मन से निकाल देनी चाहिए और खुले दिल से लगाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को बचाती हैं, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहाँ ये टीके नहीं लगते और जिस बच्चे को ये बीमारी होती है वही बच्चे ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इससे कुछ भी साइड इफेक्ट तो हमने नहीं कभी देखा। जैसे अभी के टाइम पीरियड के बच्चों का इम्यून सिस्टम जो पिछली जनरेशन है उससे वीक होता है, कुछ ऐसा भी है क्या? एक्चुअली इम्यूनिटी तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए इम्यूनिटी मतलब ये है कि आजकल बच्चे, माँ बाप जल्दी बीमारी के लिए बच्चे को लेके आते हैं, कुशन ज़्यादा थोड़ा होते हैं सा, बच्चे उसकी वजह से। हाँ थोड़े से हम ये कहते हैं शुरू शुरू में जो बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा है, थोड़े बहुत जो हम लोग ये कहते हैं नेचुरल इन्फेक्शन थोड़े बहुत होते हैं, ये भी बच्चे को एक्चुअली पहले होता था बच्चे खूब सारे ग्रुप में खेलते थे, तो शुरू शुरू में ये बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते थे, तो इम्यून सिस्टम की सर्विसिंग होती थी हम कहते थे, तो आपके उसमें हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स के बीच में बैलेंस मेंटेन रहता था। अब क्या है, ज़्यादातर बच्चे आप देखेंगे छोटे छोटे फ्लैट्स में पल रहे हैं, तो शुरू के 1 या 2 साल बिल्कुल ही शील्डेड हैं, जब वो प्ले ग्रुप में जाते हैं 3-3.5 साल में, तो उनको वो इन्फेक्शन तब होते हैं, लेकिन तब तक हिलर और ये जो हेल्पर सेल्स किलर सेल्स जो इन्फेक्शन होते हैं वो आपके हेल्पर सेल्स का बैलेंस बढ़ा के रखते हैं, तो उसका बैलेंस डिस्टर्ब होने से फिर इन बच्चों को बाद में जाके फिर थोड़ा डायबिटीज़ वगैरह ऑटोइम्यून बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो बच्चा रहता है और छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस होते हैं एक्चुअली वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, नुकसानदायक नहीं। तो जैसे अभी वो मिट्टी वाली बात ही चल रही है, हाँ, तो मिट्टी खाते हैं कई सारे वो एक्चुअली वो मिट्टी खाना एक्चुअली पाइका कहते हैं हम इसको, तो ये तो काफ़ी पेरेंट्स आते भी हैं कि काफ़ी मेरा बच्चा मिट्टी खाता है कोयला खाता है और दीवार चाटता है, चौक खा लेता है, तो इसको हम पाइका कहते हैं। तो ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी में देखा है हमने, तो बच्चों में शुरू के 2 साल में बच्चा इतना तेज़ी से बढ़ता है, और माँ के दूध में एक यही चीज़ है जो बहुत कम होती है आयरन, तो अगर हमें मतलब हर स्वस्थ बच्चे को भी हम लोग 6 महीने से आयरन शुरू कर देते हैं, और जो बच्चा समय से पहले पैदा होता है उसको तो हम लोग 28 दिन से ही आयरन शुरू करते हैं, और किसी कारण से अगर हमने आयरन ना दिया हो बच्चे को, और दूसरा फिर ये बच्चा जैसे ना हम कहते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, हरी सब्जियां हैं, तो ये चीज़ें अगर बच्चा नहीं ले रहा है, थोड़े बच्चे चूज़ी भी होते हैं, तो अगर बच्चा ये सब नहीं ले रहा और आयरन आपने सप्लीमेंट नहीं किया है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसमें होगा वही बच्चे फिर थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं और मिट्टी खाते हैं, तो उनमें एनीमिया चलता होता है। है क्या? बहुत कॉमन सा, मतलब हम पहाड़ों में देखते हैं कि मेनली फीमेल को ज़्यादा एनीमिया सही के बात कह प्रॉब्लम रहे हैं आप, होता है। क्योंकि मतलब इनफैक्ट इंडिया में जो है अभी हम देखते हैं कि लगभग 62% मतलब 2/3 बच्चे जो हैं, जो आपके 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो अनीमिक हैं, और एडोलसेंट एज ग्रुप में 10 से 19 साल में लड़कियों में 60% है, क्योंकि उनमें माहवारी वगैरह ज़्यादा होती है और उसके लिए बच्चे शर्माते भी हैं, बताते भी नहीं हैं, और उसमें आयरन हम लोग सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 60% लड़कियां अनीमिक हैं और लगभग 30% लड़के भी अनीमिक हैं, जबकि लड़कों का टेस्टोस्टेरोन की वजह से, हार्मोन्स की वजह से उनका एज भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, और इसी की वजह से जो है सारी औरतें भी अनीमिक हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। इंडिया में शादी थोड़ी जल्दी होती है, तो वही जो 18-20 साल में शादी होकर 20-25 साल तक जो फीमेल्स हैं जिनके बच्चे होते हैं वो भी अनीमिक हैं, तो अनीमिया की वजह से एक तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, शारीरिक ग्रोथ अच्छी नहीं होती, दिमागी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, और दिमाग में जो बदलाव होते हैं बच्चे के वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। अगर आपने आयरन दिया हो तो उस बच्चे का आईक्यू अच्छा होगा,
और वो आप बाद में आयरन दे के पूरा नहीं कर सकते हैं। और बच्चा चिड़चिड़ा होगा, हाइट अच्छी नहीं होगी, ये भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और मान लीजिए प्रेगनेंसी में मदर को अनीमिया है तो उसका बच्चे का वज़न कम होगा, उसका बीपी बढ़ा रहेगा। तो अनीमिया तो ऐसी चीज़ है जो बहुत ईजिली प्रिवेंटेबल है। फिर से मतलब आपको पता हो कि जैसे आप गुड़ वगैरह ज़्यादा लें, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम खाता हो उसमें तो अच्छा खासा आयरन रहता है। जो वेजिटेरियन भी खाना खाते हैं, हरी सब्जियां हैं और इवन बीटरूट वगैरह है, फल में भी जैसे सेब है, केला है, इनमें भी काफ़ी आयरन रहता है। और बाकी आयरन की टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट में मिलती हैं, तो वहाँ से ली जा सकती हैं। कैसे पता चलेगा कि उसको तो एनीमिया है देखिए या इस काफ़ी तरीके बार तो का? पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि देखिए बच्चे का चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ रहा है, रक्त पीला पड़ रहा है, बच्चा थक रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जैसे आप बता रहे थे, एक तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी सांस रोकते हैं, फिर मिट्टी विट्टी सब चीज़ें खाने लगते हैं और जल्दी थक जाते हैं। ये बच्चे कहेंगे सबके बच्चे खेलते हैं, ये जल्दी थक जाता है और सांस फूलने लगती है। फिर जब अनीमिया ज़्यादा होने लगता है तो फिर हाथ पाँव में सूजन आना, सांस तेज़ चलना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो इसका हमने देखा, एक तो खान पान हम लोग का थोड़ा सा यह है कि अगर बच्चा खाने में अगर आपके आयरन वाली चीज़ें नहीं है, बहुत सारे इंडियंस में वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम में काफ़ी मतलब आयरन रहता है। तो वेजिटेरियन में साग सब्जी, हरी सब्जियां कम खा रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में नहीं है, गुड़ वगैरह नहीं है, बीटरूट है, शकरकंद है, इन चीज़ों में भी आयरन होता है, या खजूर वगैरह है, इसमें भी खूब आयरन होता है। तो आपकी डाइट में, किशमिश है उसमें भी आयरन होता है, आपकी डाइट में आयरन कम है। और दूसरा, फिर आपने कभी जांच ही नहीं कराई, आपको पता ही नहीं चला। लड़कियों में के भी कीड़े होते हैं पेट में, बच्चों में भी, तो पेट में कीड़ों से भी आयरन कम होता है। लड़कियों में माहवारी भी बहुत कॉमन कॉज है, ज़्यादा होती है बच्चों को और वो काफ़ी बार संकोच करते हैं बताने में। तो आयरन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेटअप्स में अवेलेबल है। जैसे हमारा अनीमिया मुक्त भारत है, तो उसमें 6-6 महीने में एल्बेंडाजोल देना होता है बच्चे को, और तो कीड़े अपने आप ही बच्चों के कीड़े निकलते जाएंगे। साफ़ सफाई से खाना बनाएं। इसको लेकर भी लोगों को डाउट रहता है कि कितने टाइम पीरियड में दवा देनी 6 चाहिए? महीने में अगर कीड़े आ रहे हैं तो हम लोग रिपीट कर लेते हैं 2 हफ्ते में, नहीं तो हर 6 महीने में देना ही चाहिए। और आयरन जो है छोटे बच्चों में हम लोग कहते हैं आयरन की जो ड्रॉप्स आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आप दीजिए। और छोटे बच्चों के लिए एक पिंक टैबलेट आती है आयरन की, बड़े बच्चों के लिए एक मतलब लाल रंग की टैबलेट आती है। तो हफ्ते में 1 दिन आपको आयरन देना है। अगर एचबी अच्छा है तो भी आपने उसको प्रिवेंटिव, क्योंकि वो इतना ज़रूरी है बच्चे की दिमागी और शारीरिक विकास के लिए कि हम वो कहते हैं अगर आपका एचबी ठीक है तो भी आप उतना आयरन दीजिए, क्योंकि बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आप हफ्ते में 2 दिन 6 महीने के बाद से आयरन के ड्रॉप शुरू कर दीजिए। तो ये सारे पीएचसी सीएचसी में फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज भी होती है इसमें कि इतने ईयर के तक का आपको 6 महीने एनीमिया के होता बाद है? आयरन, क्योंकि 6 महीने तक तो हम कहते हैं सिर्फ माँ का दूध देना है आपने, तो 6 महीने से हम लोग आयरन शुरू कर देते हैं। और तो फिर अपर एज भी कोई होती है? अपर एज में फिर जैसे हम लोग 5 साल तक तो 2 बार देते हैं, उसके बाद फिर 1-1 गोली हफ्ते में 1 बार। 5 से 10 साल तक छोटी वाली टैबलेट आती है पिंक वाली, उसके बाद रेड वाली आती है, तो वो उसमें ज़्यादा आयरन होता है। तो हफ्ते में 1 दिन आयरन तो देना ही देना है। जैसे एनीमिया को लेकर लोगों को कई बार ये भी रहता है कि जैसे आपको एक बार एचपी बढ़ गया आपका, फिर उसके बाद एचबी हाँ, बढ़ने के बाद क्या दोबारा फिर से घट जाता है, इसलिए कुछ देखिए इस अभी तरीके हम का लोग होता है? जैसे किसी का हमने कहा हमने एचबी की मतलब अनीमिया है, तो पहले हम लोग एक एचबी की जांच करके देख लेते हैं। तो हम कहते हैं 6 महीने से लेके 6 साल तक 11 ग्राम होना चाहिए, 6 से लेके 12 साल तक 11.5, और उसके बाद कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। तो अगर इससे कम है तो हम उसको अनीमिया कहते हैं। तो अनीमिया होता है तो हम लोग लगातार जो ये गोली आयरन की है, इसको जैसे हफ्ते में 1-1 दिन नहीं, फिर हम डेली देते हैं 3 महीने तक। और 3 महीने तक अगर हमने लगातार दी तो एचबी बच्चों का यूजुअली 12 क्रॉस कर जाता है, 12-13 ग्राम आ जाता है। पर उसके बाद फिर आपकी डाइट में आयरन इतना होना चाहिए कि दोबारा आयरन ना हो, मतलब अनीमिया ना हो। तो उसमें ये होता है, हमें पता होना चाहिए कि आपकी थोड़ी डाइट में हरी सब्जियां हैं, खाना एक तो लोहे की कढ़ाई में बनाना बहुत ईजी चीज़ है, ये ट्रेडिशनली हमारे पहाड़ों में फॉलो भी होता है, तो उसको हम एम्फोसाइज़ कर सकते हैं। चीनी के बदले गुड़ डालने की आदत डाल सकते हैं कि आप गुड़ में मतलब खाना बनाएं, गुड़ और मूंगफली का स्नैक्स दे दें बच्चों को। और हरी सब्जियां हैं, ये थोड़ी बहुत डाइट में होनी चाहिए। फल में भी जैसे जो जो ब्राउन हो जाते हैं जैसे थोड़ी देर के बाद ना, अनार है, सेब है, केला है, ये फल हों, खजूर, अंगूर, किशमिश है, ये चीज़ें बच्चों की डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। कोई बच्चा नॉनवेज लेता है तो उसमें भी आयरन अच्छा होता है, तो वो भी बच्चे को इनकर, अंडे में भी आयरन अच्छा होता है। तो वो मतलब जो भी डाइट बच्चा ले सकता है वो ज़रूर देनी चाहिए। पहाड़ों के खाने में मांस वगैरह एक प्रॉपर डाइट में रहता है वो, तो हाँ, तो बच्चों को उसमें किस एज में देना चाहिए, से शुरू करना अब चाहिए तो उसका? कहते हैं कि आप 6-7 महीने से भी, 6-7 महीने में भी आप उसको मीट को अगर आप बिल्कुल प्यूरी जैसी बना सकते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। अंडे का भी अगर आप दे रहे हैं तो अंडे का पीला हिस्सा आप पहले जैसे दाल में, क्योंकि शुरू में बच्चा 6 से 7 महीने 8 महीने तक उसको पेस्ट जैसा बना के देना है,
तो आप बिल्कुल पेस्ट जैसा बना सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो लिवर वगैरह पेस्ट बना सकते हैं, अंडे का पीला हिस्सा आप दाल में पेस्ट बना सकते हैं, वो शुरू कर सकते हैं आप। अब ये आपने पेज बोला तो मुझे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, ये भी गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च हुआ क्वेश्चन है बच्चों से रिलेटेड, कि बच्चों को टूथपेस्ट किस किस एज से देना शुरू करना हाँ, चाहिए? तो एक्चुअली हम कहते हैं देखिए बच्चे के दांत तो लगभग 6-7 महीने में आ जाते हैं, तो उस समय फिर हम लोग यूजुअली ब्रशिंग वगैरह कुछ अलाउ नहीं करते हैं, बच्चा माँ का दूध पीता रहता है। मतलब 1.5-2 साल के आसपास जब बच्चे के दांत लगभग आप कहेंगे 7-8 दांत आने लगते हैं, तो हम लोग कहते हैं फिंगर टिप में एक मटर के दाने के जितना आपने टूथपेस्ट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। भर भर के जो टीवी एड्स में दिखाते हैं उतना सारा टूथपेस्ट बच्चा स्वॉलो कर लेता है, तो उतना सारा नहीं, बस एक मटर के दाने के स्पेशल आते हैं जितना। आजकल अब वो बच्चों के लिए? स्पेशल में फ्लोराइड रहता है, पर अगेन फ्लोराइड बच्चे ने खाना नहीं होता है, तो आप जैसे बच्चे के साथ हम कहते हैं बच्चा आपको आपकी बात सुनता नहीं है पर आपको फॉलो करता है, तो जब आप बच्चे को ब्रश करा रहे हो हम कहते हैं पहले तो आप फिंगर से करा सकते हैं 1.5-2 साल से, फिर उसके बाद छोटे छोटे, और वो भी बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट लेना है आपने, और फिंगर से आप कराएं उसको, और आप भी साथ में कीजिए और उसको थू करने की आदत डालिए ताकि बच्चा उसे स्वॉलो ना करे। तो आपको भी साथ में करना है, नहीं तो बच्चा उसको स्वॉलो कर लेता है, वो नुकसान कर सकता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी, और गम्स उसके सॉफ्ट होते हैं उसमें, तो बिल्कुल हार्ड टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है। और 2 इयर्स के आसपास आप शुरू करा सकते हैं ब्रशिंग, रात की ब्रशिंग ज़रूर करानी चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर दांत सड़ने लगते हैं बच्चे के। यही बात कर रहे हो कि बच्चों को पेरेंट्स को देख के बहुत सारा सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो अभी के टाइम पीरियड में लंबे समय से आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंटिंग में सबसे मेन दिक्कत क्या है, लोग सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है जो लोग करते हैं, या गलती क्या है सबसे ज़्यादा जो लोग करते एक तो मुझे लगता है हम इसे कभी गलती इसलिए नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उसको गलत भी नहीं कह सकते, बस पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी अलग अलग होती हैं। तो एक मुझे लगता है काफ़ी बार अभी हमारे उसमें जो पेरेंटिंग में है दिक्कतें क्या आ रही हैं कि पहले एक हमारा फैमिलीज़ कंबाइंड फैमिलीज़ होती थी, तो माँ को एक सपोर्ट होता था दादी का, या फिर घर में कोई बुआ है या फिर दादाजी हैं, तो बच्चे को वो देखने के लिए मिल जाते थे। तो काफ़ी बार अब पेरेंट्स आप देखेंगे, पेरेंट्स माँ और बाप दोनों हैं, फादर बाहर वर्क कर रहे हैं, तो मदर अकेली रह जाती है, उसे घर का काम भी करना है, बच्चा भी देखना है, तो स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ हो रहा है बेबी सिटिंग के लिए। तो काफ़ी बार वो टीवी के सामने ऑन किया, बच्चे को बैठा दिया और आप घर का काम करते रहे, तो इसकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन काफ़ी डिलेड है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जब बच्चा सो जाए तब आप दोनों मिलकर काम कीजिए, पर बच्चे को स्क्रीन टाइम बेबी सिटर के रूप में मत यूज़ कीजिए। तो वो जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम था वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है, पर वो उसके बारे में अब ये है कि मान लीजिए पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं तो आप उसमें आप इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक मुझे लगा जो टीवी और स्क्रीन बहुत ज़्यादा बेबी सिटिंग के लिए, खाना खिलाते समय भी हमने देखा कि काफ़ी बार पेरेंट्स मोबाइल ऑन कर देते हैं, बच्चा कोको मेलन डिस्ट्रैक्टेड वाला है। चलता है ना इनको? बिल्कुल, वो बस वो मोबाइल ऑन कर दिया और बच्चे के सामने, और बच्चा मोबाइल में डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसमें भी फिर जो है ये बच्चे फिर खाते समय इनको पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, तो ये बच्चे जो है क्या खा रहे हैं इनको कुछ नहीं पता, जैसे मोबाइल बंद होगा खाना छोड़ देंगे, तो इसमें फिर ये बच्चा बाद में ओबीस होता है क्योंकि बाद में स्क्रीन टीवी के सामने बैठ के, यही बच्चा टीवी के सामने बैठ के खाएगा और खाता रहेगा, इसको ये नहीं पता कि मेरे को कितना खाना है। एक तो खाना टेस्ट लेके खाना है आपने, और उस चीज़ों का फ्लेवर लीजिए, आप बात कीजिए, एक इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो खाते समय और बेबी सिटिंग के लिए जो स्क्रीन यूज़ हो रही है, मुझे लगता है ये मुझे इस समय जो सबसे बड़ा पेरेंटिंग में जो लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि खाते समय हम प्रेफर करते हैं कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आप बच्चे को उसको इन्जॉय करने दीजिए, वो खाना जो भी आपने बनाया है अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा सुंदर दिखा के, जैसे गाजर मूली को डेकोरेट करके आपने बनाया, बच्चे की थाली बनाई, और उसको पता हो कि मैं कितना खा रहा हूँ। नहीं तो यही बच्चे फिर ना टीवी के सामने 2 घंटा उसने बैठा है, तो 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो 1 घंटा कुछ ना कुछ वो खाते रहेंगे, पॉपकॉर्न निकाला, चिप्स निकाला, फिर वही बच्चे फिर बाद में वो हैबिट बनती है बच्चों में हैबिट बन जाती है। तो इंटरेक्टिव होना चाहिए, आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, आप उसके पूरी दिन की बातें बताइए, उसको थोड़ा खेलते कूदते खिलाइए, और जब उसको जितना उसका पेट भर जाए वहाँ पर आप स्टॉप कर दीजिए। तो जैसे इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है स्क्रीन टाइम का? क्योंकि एक्चुअली इसका देखिए, पहले स्क्रीन नहीं थी तो बच्चे नहीं पल रहे थे, ऐसा नहीं है, अब हमारे पास इजीली एक्सेसिबल है, बस यही है। तो स्क्रीन टाइम को आप बच्चे के साथ बातें कीजिए, आप उसको बाहर की कोई चीज़ें दिखाओ, गाने वाने सुना सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, इनफैक्ट स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स यूज़ कीजिए, बच्चा इतना एंजॉय करता है, तो वो एक ईजी सोल्यूशन है। पहले तो ये हो ही रहा था। एक्चुअली हम लोग को जो है, जैसे आप देखिए स्क्रीन में एक्चुअली सारा कुछ इंटरनेट में सब कुछ बेकार है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना वो लर्निंग और नॉलेज का इतना उसमें वास्ट भंडार है कि बच्चे को उसको भी यूज़ करना आना चाहिए, और उसे हमें ही सिखाना है कि रेगुलेट कैसे करें। तो हमें कहते हैं 2 से 5 साल तक आप उसको 1 आवर दीजिए, क्योंकि उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, बच्चे ने देखा इंस्टेंट पिक्चर्स मिले, वो मिला, पर आप उसमें उसको क्या दिखा रहे हैं आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें बहुत वायलेंट चीज़ें देख रहा है, कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जिससे वो एडिक्ट बन जा रहा है, बहुत गेम्स में बिल्कुल एडिक्टिव गेम्स देख रहा है,
या छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, वायलेंस एंजॉय करने लगता है, और 11-12 साल में है, पोर्नोग्राफी देख रहा है, तो उसका पूरा डिस्टॉर्ट ही हो जाता है सेंस सही और गलत का। तो इसमें हम ये कहते हैं कि एक छोटा बच्चा, 16 साल से छोटा बच्चा सही और गलत में ज़्यादा अंदाज नहीं कर सकता, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो 2 से 5 साल के बीच में तो आप उसको सिर्फ एजुकेटिव और एंटरटेनिंग चीज़ें दिखाइए। जैसे आपने उसको आप राइम्स सिखाना चाह रहे हैं, ABCD या 1 2 3 4 सिखाना चाह रहे हैं, और शाम के समय कोई कार्टून दिखाना चाह रहे हैं, तो इट शुड बी एजुकेटिव, लेकिन उसमें आप ये देख रहे हैं कि बच्चे को जो मैसेज जा रहा है वो अच्छा जा रहा है। ऐसे कार्टून ना हो जो मारना पीटना सिखा रहे हो या गाली देना सिखा रहे हो। तो आप उसको कंटेंट मॉनिटर करें, तो इसको हम कहते हैं को व्यूइंग। आप बच्चे के साथ बैठे हैं, तो आप देख रहे हैं, आपने ऑन कर दिया और आपने छोड़ दिया, तो आपको पता ही नहीं बच्चे ने क्या सीखा। और उसमें भी इंटरेक्शन कीजिए, जैसे गाना गा रहा है तो बच्चे के साथ आप भी डांस कर रहे हैं, उसको भी डांस करने दीजिए थोड़ा सा, तो वो सीख रहा है। आपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर लिया, जो भैया इसने जो है ABCD से ज़्यादा जल्दी सीख लेता है बच्चा, तो पर आपने उसको मॉनिटर किया। फिर कार्टून से भी जो मैसेज मिल रहा है, उसको आप चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमें अपने कल्चर के बारे में दिखाएं, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको मैथोलॉजी दिखाने के लिए भी। या कोई बहुत अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत काइंड हो, दूसरों की मदद करे, तो विनी द पू दिखा रहे हैं, रामायण दिखा रहे हैं, आप थोड़ा कंटेंट मॉनिटर कर सकते हैं। और उससे बड़े बच्चों में भी आप जो वीडियो गेम्स है वो बहुत वायलेंट है, अग्रेसिव हैं, बच्चा उसको देख के उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो वायलेंट कंटेंट तो नहीं देख रहा है मेरा बच्चा, तो आपने उसको जो है व्यूइंग आप जब करा भी रहे हैं तो आपने पूरा कंटेंट मॉनिटर करना चाहिए। इनफैक्ट जो ये यूट्यूब वगैरह है, हम लोग कहते हैं कि यूट्यूब आप जैसे व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ करें तो 16 ईयर से पहले बच्चे को नहीं देना है, और 13 to 16 ईयर्स में कम्प्लीटली मॉनिटर होना चाहिए। यूट्यूब भी 13 टू, अगर 18 साल से बच्चे को, छोटे बच्चे को दे रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली मॉनिटर। उसके बाद ही आप उसको इंडिपेंडेंटली अलाउ कीजिए, क्योंकि बच्चा क्या देख रहा है हमें पता ही नहीं। सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया लगभग हम कहते हैं 13 ईयर्स के बाद आप अलाउ कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, क्योंकि उसमें भी कुछ बच्चे जो बहुत टैलेंटेड है, मान लीजिए, उसके लिए यूज़ करते हैं, वो अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पर फिर अगेन, जैसे आप जब बच्चे को ये अलाउ कर रहे हैं सोशल मीडिया, तो कुछ चीज़ें आपने उसको पहले बतानी है कि एक तो कभी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक मत करो, और आप किससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप वो पूरा थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। किसी भी, अगर आप ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, कि आप मेरे साथ जाएंगे, तो आप कुछ चीज़ें आप पूरी मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा, कुछ चीज़ की बिहेवियर, आप बच्चे को पहले से उसको कुछ तमीज़ सिखाइए। जैसे हम पहले ही बोलते हैं, बेटे किसी के घर जाने से पहले बोलते हैं कि आप उनसे तमीज़ से बात करेंगे, तो आप उससे वैसी बात कीजिए जैसे आप सोचते हैं कि वो हमसे बात करे। तो चाइल्ड लर्न्स कि भैया हमें अच्छे से पोलाइटली बात करनी है, गाली गलौज नहीं करना है। कोई चीज़ हमने पोस्ट कर दी तो एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है, आपने मिटा तो दिया, आपको लग रहा है मैंने मिटा दिया, पर कहीं ना कहीं वो रहेगा। तो बच्चे को बताना है, कोई भी चीज़ आप पोस्ट कर रहे हो उससे पहले सोच लो, किसी को बुरा तो नहीं लगेगी। तो कुछ चीज़ें मतलब हमें उसको ऑनलाइन मैनर्स भी सिखाने हैं, ताकि वो आगे जाके किसी पे बदतमीज़ी वाली कोई चीज़ ना करे, तो हमारा बच्चा अच्छा बने, एक ये है। दूसरा, हमारे बच्चे को कोई दूसरा एक्सप्लॉइट ना करे, तो बच्चा पर्सनल डिटेल्स ना डाले, बैंक अकाउंट ना डाले, स्पेशली गर्ल्स हैं, अपने जैसे वीडियो चैट्स ना करें, फ़ोटोज़ ना डालें। बच्चा ऑनलाइन फ्रेंड कंटेंट है, कोई आपको लग रहा है अगर कोई ऑनलाइन, जैसे उनका जो व्हाट्सएप पे कंटेंट है, आप मॉनिटर कीजिए, कोई सेक्सटिंग तो नहीं कर रहा है बच्चे को, आपकी कोई मिलना तो नहीं चाह रहा है बच्चे से, तो उनको ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। और एक घर में इतना एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चा आपके साथ फ्री करे। अगर आपने उसको अलाउ किया है तो आपके साथ बच्चा इतना फ्री ज़रूर होना चाहिए कि ऐसा कुछ होने पर आपके साथ शेयर करे। तो इतना टेरर नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे डर के मारे वो शेयर ना करे, तो वो गलत चीज़ में फंस सकता है। जो अभी के टाइम पीरियड में ट्रेंड चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों को कहीं पर को करते हुए इतने वो ये हैं, तो ये एक बच्चे को कैसे इम्पेक्ट करता है उसकी लाइफ में? ये एक्चुअली मीडिया है, फेम है, ये तो बच्चों के लिए बहुत एडिक्टिव है ही है, तो बच्चा एंजॉय करता है, पर ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, ये पेरेंट्स ने भी सोचना चाहिए कि हम बच्चे को कहाँ डाल रहे हैं। क्या बच्चा इसको जेन्युइनली चाहता है? क्या बच्चे में कोई टैलेंट है जो उसको आगे जाके उसको उसकी करियर बन सकता है? अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में कोई अनयूजुअल टैलेंट है, एक्सेप्शनली अच्छा डांसर है, सिंगर है, कुछ ऐसा है, तो बच्चे का उसमें करियर बन सकता है। हो सकता है उसका उसी में आपने उसका कंटेंट डालते गए तो उसका करियर बनता जाएगा, आप उसको एनहांस कर रहे हैं, उसके स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। और अगर आप उसको बहुत छोटे टाइम के लिए पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसका बचपना भी छीन लिया, क्योंकि बच्चा उसमें काफ़ी इन चीज़ों में उलझ जाएगा, तो अपनी पढ़ाई लिखाई से छोड़ के हो सकता है उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो ये एक्चुअली पेरेंट्स का इस समय गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम कुछ जब बच्चों से अभी के टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं, तो पहले जो डॉक्टर इंजीनियर था, अब एक प्रोफेशन यूट्यूबर बनूंगा कहते हैं। ये मैंने देखा, और वही मुझे लगता है कि उसमें देखिए यूट्यूबर कमाते बहुत हैं, तो एक उस मीडिया को, सोशल मीडिया को आप यूज़ करें
उसमें कोई वो नहीं है, पर आई थिंक वो टैलेंट बेस्ड होना चाहिए। कोई भी जब आपके उसमें टैलेंट है, अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे सिंगर हैं, डांसर हैं, तो यूट्यूब एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। और वो एक बुरा करियर नहीं है आप प्रोवाइडेड, लेकिन वो इतना लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप एक हाई में गए, फिर कुछ समय के बाद आप कुछ नहीं है और कुछ नहीं कमा रहे हैं, फिर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। तो आई थिंक इसमें पेरेंटल गाइडेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये मेरे बच्चे के लिए सस्टेनेबल है, और सस्टेनेबल नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनाएं, एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो बच्चा बाद में इसको इतना फेम के बाद अचानक से उस चीज़ को फेस कर पाए। एक सस्टेनेबल फ्यूचर, कुछ टैलेंट बेस्ड चीज़ें ही लाइफ लॉन्ग चलती हैं, दिस इज़ व्हाट आई फील। और बच्चे को माँ बाप ने काफ़ी बार अपना अंदर की इच्छा पूरी करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे हमारी इच्छा है कि भैया लाइमलाइट मिले, पैसे मिले, तो उसको उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बचपना हमने ले लिया, तो उसका नॉर्मल बच्चा होना है, बच्चा चाहता है केयर फ्री होना, बदमाशी करना, खेलना कूदना, तो उसका भी एक टाइम है। एक जो इंटरनेट एडिक्शन वाली बात होती है, ये इसकी पहचान कैसे होती है कि अच्छा बच्चे को लत लग गई है इंटरनेट ये की? तो इस तरीके आजकल काफ़ी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो जैसे एक ही आपको लगेगा कि काफ़ी बच्चा, जैसे आपने उसको इंटरनेट मना किया, तो बच्चा मना करने पर गुस्सा हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, तो पेरेंट्स की बात सुनता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, और उससे उसे उस नुकसान हो रहा है। मान लीजिए उसका पढ़ाई, पहले बच्चा पढ़ाई में होशियार था, उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं, तो बच्चे को पता है कि मेरे ग्रेड्स कम हो रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, पर उसके बाद भी वो अपना एडिक्शन या अपना घंटे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और पेरेंट्स को ये लग रहा है कि जब हम इसे मना कर रहे हैं तो हमारी बात ना सुन के हमारे साथ अग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट हो रहा है। तो ये मीडिया एडिक्शन के, इंटरनेट एडिक्शन के लक्षण है। तो अगर बच्चा कुछ बिल्कुल कंट्रोल्ड है, आधा घंटा देख रहा है, उसको आपने बंद करने को बोला, बंद करके अपने काम में चले गए, तो वो एडिक्शन नहीं है। तो उसमें बच्चा वेल कंट्रोल्ड है और उसे एकेडमिक है या खेल कूद का उसे टाइम मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की बाकी एक्टिविटीज़, जैसे हम कहते हैं 8 घंटा सोना है, 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, दोस्तों के साथ खाना खाने का टाइम है, उसके पास अगर इन चीज़ों का टाइम है तो फिर एडिक्शन नहीं है। और अगर बच्चे को आपको लग रहा है भैया खेलने भी नहीं जा रहा है, होमवर्क भी नहीं कर रहा है और देखे जा रहा है और पढ़ाई में कम हो रहा है, कंट्रोल करने पे अग्रेसिव हो रहा है, तो फिर आपने हेल्प ले लेना चाहिए। तो जैसे ये आप बात कह रहे हो कि एक आप फ्री विल की बात भी कह रहे हो, दूसरा आप डिसिप्लिन वाली बात भी कह रहे हो, इसका हाँ, बैलेंस क्या है? हम ये कह रहे हैं ना, देखिए एडिक्शन मतलब आपका इंटरनेट में, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप, अब हमें पता है कि वो सब जगह एक्सेसिबल है, उसमें इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें उसको बच्चे को अच्छे तरीके से यूज़ करना सिखाना है। तो उसमें अगर हमें लग रहा है कि बच्चा सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल पा रहा है, मतलब उसको पर्याप्त नींद मिल रही है, 8 घंटा नींद मिल रही है, स्कूल में टीचर्स कह रहे हैं कि बच्चे का स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको लग रहा है स्कूल से आने के बाद बच्चा अपना होमवर्क या पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, फिर खाना खाते समय मोबाइल ऑन नहीं है और वो दोस्तों के साथ 1 घंटा खेल भी रहा है और पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, उसके अलावा अगर वो कुछ घंटे देखता है, दैट मीन्स उसको हर चीज़ बैलेंस करते हुए ले रहा है। आपको लग रहा है कि बच्चा खेलने के टाइम पे मोबाइल देख रहा है, तो वो खेल नहीं रहा है, या फिर रात में सोते समय वो जो है 8 घंटे की नींद के बदले 5-6 घंटे सो रहा है, रात में 2 घंटा मोबाइल देख रहा है, तो उसने अपनी नींद कम कर ली, या पढ़ाई में परफॉर्मेंस डिटीरिएट कर रहा है, या इसको पहले बैडमिंटन इतना अच्छा खेलता था अब खेलने नहीं जा रहा है। तो आपको लग रहा है स्पोर्ट्स है या फिजिकल एक्टिविटी कोई चीज़ उसकी नुकसान दे रही है, या पढ़ाई जो उसके बैलेंस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो वो हेल्दी नहीं है, तो वहीं फिर आपको उसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो जैसे एक पेरेंटिंग को लेके इसी में अभी एक मॉडर्न जो न्यू पेरेंट्स हैं उनका एक तरीका है अलग तरीके से बच्चों को पालने का। वो उन लोगों को लगता है कि अच्छा जैसा हमारे साथ हुआ बचपन में, बच्चों को डांटना नहीं है और बच्चों से एकदम पोलाइटली बात करनी है सब कुछ कहीं पर को। और एक पुराना तरीका था जिसमें बच्चों को डांटना भी है, टोकना हाँ, भी है, सब मारना कुछ भी भी था। है, सब कुछ था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बेहतर तरीका कौन सा है? एक्चुअली मुझे लगता है कि वैसे तो ये कि देखिए, अगर आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं और उसे समझा रहे हैं, तो हाथ उठाने की ज़्यादा नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आपको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखता है। काफ़ी बार जब हम वायलेंट होते हैं तो वही बच्चे आगे जाके भी आप देखें जो बुली होते हैं क्लास के, जो रैगिंग करते हैं सबसे ज़्यादा, आगे जाके जो आप देखेंगे अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये सब चीज़ें फेस की होती हैं। जो साइकोटिक भी होते हैं आप देखिएगा, उन्होंने ये सब बचपन में फेस किया होता है। और जिसको बहुत प्यार से माँ बाप ने पाला हो, वो आगे जाके मारपीट करे, ऐसा कभी नहीं होता, वो पोलाइट इंसान रहता है। तो मारपीट ज़रूरी है मुझे कभी नहीं लगता, पर वंस इन अ वाइल हो सकता है कि आपको लगे कि बच्चे ने कुछ ऐसी गलती कर दी, नहीं किया, पर एक्चुअली अगर आपको इतना करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपकी भी कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो अपने बच्चे को पहले से समझानी है बहुत सारी चीज़ें, आप उसको इतना अगर टाइम दे पा रहे हैं तो बहुत गलत कदम बच्चा उठाएगा नहीं, आपके साथ शेयर करेगा।
आपसे इतना डरेगा तो आपको कोई चीज़ बताएगा नहीं। तो मारपीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, डांट है, आपको उसको डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बच्चे को एक बाउंड्री देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। उसे पता है कि मुझे अगर 6 घंटे खेलना है तो मुझे 2 घंटे होमवर्क करना है। तो वो उसको पता है कि अगर ये आपको नहीं होगा बेटे, तो आपका शाम का जो है ये नहीं, कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी, या आपको 2 घंटे उस कमरे में बंद करेंगे। हम सब लोग पिकनिक जाएंगे, इस हफ्ते की मूवी कैंसिल, इस हफ्ते की पिकनिक कैंसिल, इस हफ्ते को आपको जो स्पेशल खाना मिलता था, जो भी बच्चा पसंद करता हो, उस दिन ये नहीं बनेगा, उस दिन करेला ही बनेगा। तो आपको उसको डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा। तो बच्चों को बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। पर वो फिजिकल पनिशमेंट के रूप में जो होती हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं है। आप उसको 10 तरीके हैं समझाने के, उसको पनिश करने के। कुछ ऐसी चीज़ जो उसको पसंद हो आपने लिमिट कर दी, वो भी एक पनिशमेंट है। उस तरीके से डिसिप्लिन करना, लेकिन बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है। हमें सोचे कि बच्चे को अपने आप सारी बाउंड्रीज पता होंगी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा डेली क्लास में किसी बच्चे को छेड़ रहा है, मोटा 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 कह रहा है, और बच्चा डेली आके रो रहा है, तो आपको लगता है कि ये तो मजाक समझ रहा है, पर उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। तो आपको उसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने बच्चे को सही गलत बताना पड़ेगा। पर इस तरीके से नहीं, थप्पड़ मार के तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो मैंने तो देखा सारे बच्चे जो आज मारपीट करते हैं, पेरेंट्स भी जो मारपीट करते हैं, उन्होंने ये सब फेस किया होता है। और जिसको बहुत प्यार से पाला हो वो अच्छे इंसान होते हैं। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मारपीट की ज़रूरत है। और जब बच्चे को अकल आती है, आप समझा रहे हैं, आपका दूसरा आपके बिहेवियर से, अगर आप आपा नहीं खो रहे हैं तो बच्चा भी वही चीज़ सीखता है। कभी गुस्सा आया, उसने देखा कि अच्छा ठीक है, मम्मी पापा को जैसे मैंने ऐसा कुछ किया, तो वो शांत रहे, थोड़ी देर नाराज़ हो गए, फिर आप उनसे बोल रहे हैं बेटा हम आपसे नाराज़ हैं, आपकी बात हमें पसंद नहीं आई, तो बच्चा अपने आप इस चीज़ को आपको खुश करने के लिए फिर वो अपने आप अपना बिहेवियर, उसको पता है कि अपना नाराज़गी दिखाने के 10 तरीके हैं। तो आपसे वो आपके बिहेवियर से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। आप उससे हमेशा कह रहे हैं बेटा तू लड़ाई मत करना किसी से, क्लास में झगड़ा मत करना, डंडा मत मारना, और घर में आके उसको दनादन मार रहे हैं। तो बोला आपने कुछ पर किया आपने कुछ, तो बच्चा आपसे ज़्यादा जो आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा सीखता है। तो अगर आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके बदतमीज़ी में भी आप उसको कूलली टैकल कर पा रहे हैं, तो बच्चा बहुत कूलली अपनी गलत सिचुएशन को हैंडल कर पाता है। तो हमारे अंदर भी एक्चुअली हमें अपने आप को भी सिखाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को सिखा पाते हैं, इतना अच्छा बच्चे के सामने एग्जाम्पल रखते हैं, तो हमारा बच्चा कूलली ही सिचुएशन हैंडल करेगा। जितना हम बच्चे से रिस्पेक्ट अपने लिए चाहते हैं, उतना बच्चों की रिस्पेक्ट हमारे एज एन सोसाइटी हमारी बच्चों को हमेशा कि अच्छा ठीक है तो छोटा है उम्र में, तो तुझे यही सोचना है, उस तरीके से सोचा जाता है, तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए नुकसान ही करता है कहीं पर को। एक्चुअली छोटे बच्चे जैसे हमें लगता है कि उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो काफ़ी बच्चों की बड़ी दोस्तों के बीच में बड़ी इंसल्ट हो जाती है। तो काफ़ी बार जैसे अब बच्चे को हम बताते हैं, कोई भी चीज़ बताते हैं, बहुत छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, पर जैसे वो एडोलसेंट होने लगते हैं तो उनकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होने लगती है। तो उस एज में जब बच्चा छोटा भी नहीं है, बहुत छोटे बच्चों को इनफैक्ट अब बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, तो उस एज में आपने पब्लिकली डांट लिया तो इतना नुकसान नहीं होता है बच्चे को, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने बच्चे को जो फील कराया कभी भी, वो इमोशंस बच्चा कभी नहीं भूलता। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप बड़े हो जाएं, आप बाद में बच्चे को महंगे महंगे गिफ्ट दे दें, पर अगर आपने बच्चे को, जैसे बच्चा स्कूल से आया बहुत अच्छा करके आया, आपने उसको बहुत प्यार किया, उसको कुछ आपने उसको इतने अच्छे इमोशंस दिए कि बच्चा बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है, तो वो बच्चे को फीलिंग हमेशा याद रहेगी। और आया स्कूल से, आप अपने काम से परेशान थे, आपने उसको इग्नोर किया या एक थप्पड़ मारा, जो भी किया, तो बच्चा बहुत डिप्रेस फील करता है। तो जो आपने बच्चे को जो फील कराया वो बच्चा लाइफ लॉन्ग याद रखता है। और एडोलसेंट एज ग्रुप में बच्चे की एक पर्सनैलिटी बनने लगती है। तो हमें ज़रूर लगता है, हम उसको बीच में कहते हैं बेटे आप बड़े हो गए हो, बीच में छोटा हो गया कहते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं आपको कुछ भी चीज़ समझानी हो तो बच्चे को थोड़ा स्पेस दे के अलग से समझानी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप बच्चों को फ्रेंड्स के सामने डांटते हैं तो वहाँ उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनने लगती है, तो वो इंसल्टेड फील करता है। तो अलग बताते हैं तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, आपकी बात भी ज़्यादा सुनेगा। और उससे छोटे बच्चों में, उतने छोटे बच्चे से इतने इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होते हैं, तो उसमें इतने इश्यूज़ कम आते हैं। पर एडोलसेंट एज ग्रुप में ज़रूर अपने बिहेवियर पे आपने उसको फ्रेंडशिप वाली लेवल पे और रिस्पेक्ट वाली देने वाली लेवल एडोलसेंट एज ग्रुप में ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते ख़राब होंगे। एक बार पहाड़ में ये बोलते हैं कि जैसे एक बार ददूरे आना जरूरी है, वो आ गए तो फिर दोबारा नहीं होता है, क्या सब होता है सच में? एक्चुअली ददूरे मतलब हम लोग कहते हैं खसरा है, मम्स नहीं, मीजल्स है, मीजल्स। अच्छा, मीजल्स। हाँ, तो मीजल्स आना नहीं, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले टीके लगते नहीं थे, और एक बार हो गए दोबारा नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि मीजल्स से अगर आप बच्चा रिकवर कर गया तो उसकी फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। तो एक बार हो गए दोबारा नहीं होंगे, सही था। पर एक बार भी अगर आप बच्चों को 2 टीके लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें अब एक 9 से 12 महीने के बीच में एक लगता है, एक 15 से 18 महीने के बीच में एक लगता है, अगर आपने दोनों टीके लगाए हैं तो मीजल्स नहीं होगा। और मीजल्स के बाद बहुत सारे बच्चे निमोनिया से, मतलब आँखों की दिक्कत से, दस्त से, अल्सर से बहुत सीरियस भी होते हैं। तो खसरा बहुत सिंपल बीमारी नहीं है, बहुत सारे बच्चे रिकवर कर जाते हैं बहुत अच्छे से, पर 10-15% बच्चों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर आप दोनों टीके लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो।
एक टीके के बाद हल्का मीजल्स हो सकता है, दोनों टीके ज़रूर लगाएं तो नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दांतों के साथ पैदा होता है, तो उनके लिए हाँ, मानते हैं कि बुरे होते हैं या उस तरीके नहीं, का, क्या कुछ ऐसा उसका नहीं होता। बिहेवियर कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ कुछ? भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो नेटल टीथ होते हैं और ये बाद में फिर बच्चे के निकल ही जाते हैं। इसके बदले परमानेंट टीथ आते हैं, जो आपके टेम्परेरी टीथ आते हैं, 6 महीने से वो दांत आने लगते हैं। और ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ऐसा कहे कि ये बच्चे, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ उसको पता भी नहीं हमने क्या किया और आपने उस सर पे कुछ डाल दी, बिल्कुल ही गलत है। और कुछ दांत इसमें जो बहुत हिलते हैं, तो वो हमें लगता है दूध पीते पीते अंदर जा सकते हैं, तो उनको हम निकालते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते। और ये बच्चे की लाइफ में भी कोई फ़र्क नहीं डालते हैं, और ऐसे बच्चों में कोई भी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि बच्चे कुछ गड़बड़ होते हैं। तो बिल्कुल ही ऐसे गलत भ्रांतियाँ माँ के मन में डालना गलत है। जैसे ऐसे ही एक ये होता है कि बचपन में पहाड़ में सर को तेल से एकदम भिगो कर रखते हैं, तो वो सही है, कितना वो है? नहीं, देखिए, थोड़ा तेल डालना हम लोग अनहेल्दी नहीं मानते हैं, पर इसमें कि तेल के साथ अगर पसीना है या डैंड्रफ की पपड़ी जैसे जम जा रही है तो इससे इन्फेक्शन होता है। तो अगर बच्चे का सर बिल्कुल साफ़ है, हम कहते हैं नहाने से पहले आप तेल लगाएं, खूब मालिश कर लीजिए और उसके बाद धो दीजिए। हर समय तेल लगाए रहने से काफ़ी बार उसमें डैंड्रफ की पपड़ी के नीचे बिल्कुल पस जैसा भी जम जाता है, तो इतना ज़्यादा तेल कोई ज़रूरी नहीं है लगाना। दूसरा एक ही, बच्चों के फर्स्ट टाइम बाल कब काटे जाने चाहिए, कुछ ऐसा है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है उसमें, जैसे आपको लग रहा है कि जैसे जाड़े निकल गए, आप उसके बाद कटवा लीजिए उसमें। और बस हाइजीनिकली देखें, जो आप ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल हो और बच्चे के कट वट ऐसा ना लगे। कई सारे उसको वो रेजर या फिर मशीन वगैरह कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ कोई ऐसा भी तो नहीं कर मतलब सकते? डिस्पोजेबल हम कहते हैं, बस आप डिस्पोजेबल यूज़ कीजिए, बच्चे की स्कैल्प में ब्लीडिंग ना हो और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, लगभग मतलब पहले जाड़े बच्चे के निकल जाएं, तो वो सर बच्चे का उससे वार्म गर्म रहता है बाल से, तो पहले जाले निकल जाएं उसके बाद करें तो अच्छा है। बाकी फिर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल पैदा हुए बच्चे में हम लोग ज़्यादा ये सब पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें छोटा सा भी कट इन्फेक्शन दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट शुरू, बहुत एकदम शुरू के 2-3 महीने में तो ना करें कुछ बच्चे के साथ छेड़खानी। पहाड़ों में कोई घर में आता है अचानक से, तो उसको एकदम सीधे बच्चे के सामने नहीं जाने देते हैं, या फिर कहते हैं कि आग बहुत हेल्दी। का एक्चुअली कुछ दिस इज़, ये करके। बहुत मतलब इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इन्फेक्शंस आते हैं, हम भी प्रेफर करते हैं कि शुरू के कुछ महीने में जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है उसको कहीं से इन्फेक्शन आ ही नहीं सकता। जो बाहर से इंसान आया है वही उसके हाथ में इन्फेक्शन होगा, या उसको सर्दी खांसी होगी तो उससे इन्फेक्शन आएगा। तो उस इन्फेक्शन से अगर बच्चे को आपने बाहर वाले के इन्फेक्शन से बचा लिया तो आपका बच्चा बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो एब्सोल्युटली सही था कि आप उसको हाथ धो रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, तो कीटाणु आप उसके ख़त्म कर रहे हैं, और बाहर से इमीडिएटली आप नहीं टच करने दे रहे हैं बच्चे को। तो ये बिल्कुल ही मतलब इसमें, इसके पीछे कोई आई थिंक कुछ साइंस भी है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि बच्चे बार बार, जो बीमार लोग आ रहे हैं बच्चे को टच कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उससे बच्चे को इन्फेक्शन होते हैं, और छोटे बच्चे के लिए छोटा सा इन्फेक्शन घातक हो जाता है। तो उस बच्चे को, माँ और बच्चे को आपने बीमार लोगों से दूर रखा तो वो बहुत ठीक रहते हैं, और जो माँ का दूध पी रहा है उसको और कहीं से इन्फेक्शन आ ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जिस भी एरिया में आप रहते हो, बच्चे को उस जगह का जोग्राफिकल या फिर आपका कल्चरल जो फूड है उसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि जो वो आप नेचुरल है, एक तो आपको जो प्रिजर्व नहीं देंगे आप। अब हम यहाँ पर हैं और हम खिलाना चाह रहे हैं बच्चे को कीवी, मान लीजिए, तो वो प्रिजर्व्ड होके आएगी हमारे पास। तो हमारे वहाँ के जो मौसम के फल हैं, सब्जियाँ हैं, वो बिना प्रिजर्वेटिव के ताज़े मिलेंगे, और लगभग कोई ज़्यादा महंगा फल है तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है। जो मौसम का फल है, लगभग न्यूट्रिएंट्स है उसमें, आप देखें सब बराबर होते हैं। बस आपने उसको बिना प्रिजर्वेटिव्स के ताज़ा दे दिया बच्चे को, तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। आपने जो भी केला के मौसम में केला दिया, आपके पहाड़ी केले हैं वो दे दीजिए, सेब के मौसम में आपने सेब दे दिया, पपीते के मौसम में पपीता दे दिया। जो भी मौसम का फल है, सब्जी, वो ताज़ी मिलती है और बिना केमिकल्स के, बिना प्रिजर्वेटिव्स के, तो वही बेस्ट है। जो टीनेज के टाइम पीरियड में अभी बच्चे जिम वगैरह बड़ा पसंद करते हैं जाना है उस तरीके का, वो कितना सही है? एक्चुअली जो है, देखिए, अपने आप को फिट रखना बच्चों की, क्योंकि जैसे प्यूबर्टल एज ग्रुप में बच्चे आते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, अपने आप को फिट बच्चा मेंटेन करना चाहता है, तो बच्चा हेल्थ कॉन्शियस है, उसको एनकरेज हमने करना चाहिए। पर क्योंकि बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस दौरान हम चाहते हैं कि बच्चा फिजियोलॉजिकल खेल ज़्यादा खेले, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी होनी है, ऐसा नहीं कि उसकी हाइट चलना बंद हो गई है। तो जिम वाले ज़्यादातर हमने देखा प्रोटीन कंटेंट इतना ज़्यादा देते हैं, वो किडनी फंक्शंस वगैरह बच्चे के मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रोटीन का लोड आप बच्चे के शरीर में डाल रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स वगैरह हम इस एज में बच्चे को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं नेचुरल प्रोटीन्स बच्चा ले, जो नेचुरल दाल में है, एग्स में है, वो ले, और फिजियोलॉजिकल खेल खेले, ताकि उसकी हाइट ग्रोथ अच्छी बढ़े और वो इन्जॉय करे। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसमें भी खेल के बच्चा, और एक बार उसकी हाइट है लगभग 18 साल में फुल अटेन हो जाती है, तो प्रॉपर जिमिंग तब शुरू करे। उससे पहले जो है थोड़ा फिजियोलॉजिकल खेल हम चाहते हैं बच्चा ज़्यादा खेले, ताकि उसकी ग्रोथ को टाइम मिले, और डाइट भी नेचुरल वाली ज़्यादा ले। अनलेस एंड अनटिल बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में हो रहा है, कोई प्रोफेशनल है तो वो बच्चे का किडनी फंक्शन भी मॉनिटर कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट में है, मान लीजिए उसने बास्केटबॉल, बॉक्सिंग वगैरह ले रखी है,
तो उनके अगर वो एक्सपर्टीज़ में ले रहा है तो वो सारे फंक्शंस बच्चे के मॉनिटर कर रहे हैं, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकता है।